गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 1 फरवरी 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो भी आर्टिकल्स यहाँ पर कॉमन आपको दिखाई देंगे वो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर से किए जाएंगे, जहाँ पर उस आर्टिकल को ज़्यादा अच्छे से जिस न्यूज़पेपर में बताया जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को भी जो डेली आप ये न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए है, या फिर आपको जो आर्टिकल है उनकी समरी चाहिए है, या उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो 2019 में आए हो चाहे वो 2023 में आए हो, उनको आपको देखना है कि ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। उनकी यहाँ पर देखिए कैसे स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाती है। प्लस अगर आपको ये सब चाहिए है, जैसे प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस तथा उनके पीडीएफ, हर चीज़ जो भी आप देख पाएंगे उनके पीडीएफ आपको यहाँ पर इनके अंदर मिलते जाएंगे विद क्लास। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो जाकर आपको जो कमेंट बॉक्स के अंदर पहला लिंक मिलता है टेलीग्राम चैनल का, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको डेली बेसिस पे सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से सबसे पहले और देखते हैं कैसे पहला आर्टिकल बात कर रहा है, ईडी अरेस्ट हेमंत सोरेन, चंपाई टू टेक ओवर एज अ सीएम। देखिए एक यहाँ पर आया है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने यहाँ पर झारखंड के सीएम, झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो कि हेमंत सोरेन उनका नाम है, उनको यहाँ पर अरेस्ट वारंट दे दिया गया है। 7 घंटे तक इनके साथ पूछताछ होती रही और लास्ट में पता चला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि ब्लैक मनी को वाइट मनी बना के उसको कन्वर्ट करके अपने पास रखना, तो इसी वजह से ये सब होता है। आखिर में जब इनके पास अरेस्ट की बात आती है तो ये जाकर यहाँ पर जो गवर्नर है उनको अपना रेजिग्नेशन देते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एक सीनियर लीडर हैं तथा इस समय पे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं चंपाई, तो चंपाई सोरेन जो है वो अब नए यहाँ पर एज ए चीफ मिनिस्टर बना दिए गए हैं। तो ये था एक न्यू न्यूज़ और इससे रिलेटेड करप्शन से रिलेटेड, यानी कि आपका जो 2 पेपर में ये काम आएगा, जीएस पेपर 3 में भी काम आएगा जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग सेल्फ इज टॉपिक, एंड उसके अलावा हम देखेंगे जीएस पेपर 4 में एथिक्स के पेपर में जहाँ पर करप्शन से रिलेटेड यहाँ पर सवाल आते हैं। करप्शन इन गवर्नेंस होता है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों में ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एडिटोरियल पेज से बात कर रहा है व्हाट मेक्स द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टिक। देखिए हमें पता है अभी तक की स्टोरी पे अगर हम एक बार रिवाइंड करें और हम पीछे जाए कि इंडिया और फ्रांस की यहाँ पर बातें क्यों की जा रही हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारे साथ अब की बार जो रिपब्लिक डे हुआ था उसके अंदर जो हम चीफ गेस्ट को एज अ बुलाते हैं वो आए थे यहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, जो उनका नाम है एमेनुअल मैक्रोन, तो वो यहाँ पर आते हैं, चीफ गेस्ट बनते हैं। अब जाहिर सी बात है 3 दिन के टूर के ऊपर वो आए हुए थे, तो 3 दिन अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो उसके बाद उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ बहुत सारी बातें भी की गई होंगी, काफ़ी अग्रीमेंट भी किए होंगे, और क्योंकि हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं इसी वजह से हमने उनको बुलाया भी होगा, राइट। लेकिन अब जब आप एक कंट्री के अंदर जाते हैं, उनके साथ अपने संबंध ठीक करते हैं, तो उसके बाद आप कुछ और अग्रीमेंट जाहिर सी बात है आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में अब हम समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पोटेंशियल है, क्या क्या स्ट्रेटेजिक टाइज अभी तक की गई हैं, क्या क्या आगे हो सकती हैं, और इससे में इंडिया का जो फ़ायदा है वो कितना होने वाला है। तो उन सारे चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान यहाँ पर देना होगा। जो आर्टिकल लिखा गया है राकेश सूद के द्वारा लिखा गया है, जो कि पहले एक फॉर्मर एम्बेसडर भी रह चुके हैं फ्रांस के अंदर। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स की बात की है कि जैसे इंडिया और जो फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो एक सेंट्रल एलिमेंट बना हुआ है डिप्लोमेटिक रिलेशन का, खासकर इन दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि स्ट्रेटजी के हिसाब से बनाई गई एक पार्टनरशिप, और जिस पे दोनों ही नेशंस क्या करना चाहते हैं कि जो जो उनकी चीज़ें हैं, जो जो उनकी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, जो जो उनको पसंद है, उन सारी चीज़ों के ऊपर ही ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो जिस कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है वो उसी वजह से दूसरी कंट्री के साथ रिश्ता बना रहा है। ज़्यादातर यूएसए या फिर और कंट्रीज़ को हम देखें तो हमेशा ये कंट्रीज़ ऐसी ही है जो स्ट्रेटजिक
पार्टनरशिप ही करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उनका नुकसान होगा तो भी वो आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा दिखाई नहीं देता है। फिर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल मिलिट्री से बात कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप हमें पॉलिटिक्स में दिखाई देती है, इकोनॉमिक्स से लेके एजुकेशन की डोमेन्स तक पहुंच गई है। क्योंकि क्या किया गया है कि फ्रांस के अंदर जो इंडिया के हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, उनको जाने के लिए वीज़े की प्रोविजंस हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया था। अब एग्जाम्पल याद करिए जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कॉमन, जब हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि कॉमन जो हमारे चैनल होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में भी चल पाएंगे और इंडिया में भी चल पाएंगे। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के कुछ चैनल्स होंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो कि इंडिया के अंदर अगर उनकी डिग्री उन्होंने ली हुई है तो वही सेम डिग्री यहाँ पर फ्रांस के अंदर भी मान्य मानी जाएगी। या फिर फ्रांस में कोई डिग्री लेता है एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आता है, जो कि थोड़ा मुश्किल होना, स्टिल अगर ऐसा होता है तो वो कॉमन मानी जाएंगी। इवन यहाँ पर इससे क्या होगा, एजुकेशन के स्फेयर के अंदर ज़्यादा बच्चे इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर भी यहाँ पर जा पाएंगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। फिर हम चलते हैं कि इंटरपर्सनल कनेक्शंस पे ज़्यादा बात की गई है। दोनों लीडर्स आपस में अच्छे से मुलाकात करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं और ऑटोनॉमी जो है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। अब ओरिजिन क्या है स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस का, देखिए जो दोस्ती हुई थी ना, हम बात करें अगर फ्रेंच के प्रेसिडेंट की, जो हम उस समय पे देखते हैं जैक्विस चिराग को, तो जब जैक्विस चिराग 19th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, और तब हम देखते हैं कि यहाँ से दोस्ती शुरुआत की जाती है। वो एक लौते ऐसे उस समय पे P5 नेशंस के मेंबर थे। P होता है यहाँ पर पार्लियामेंट्स ऑफ 5 नेशंस। तो इनके ऐसे थे जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया बहुत सारी ग्लोबल सिचुएशंस के ऊपर, और इसी वजह से आज तक भी हम देखते हैं कि फ्रांस एक इकलौती ऐसी कंट्री है जो चाहता है कि इंडिया को यहाँ पर एज अ परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। हमें पता है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में अभी परमानेंट 5 ही मेंबर्स है, उसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ये 5 ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, राइट। तो ये फ्रांस ऐसा चाहता था कि इंडिया को भी मिले, लेकिन क्या होता है ना कि सिक्योरिटी काउंसिल जो कि काफ़ी अलग है, वीटो पावर रखते हैं, अगर एक भी कोई कंट्री अपनी वीटो को मना कर देता है तो उसमें आपको सीट नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर चाइना हमेशा इस चीज़ को रोक देता है, और क्यों जाने देगा, हम उसके नेबर हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये वैल्यू करते हैं स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की। इंडिया नॉन अलाइनमेंट रखता है, खास करके जैसे कि फ्रांस ने अपना विड्रॉल कर लिया था नाटो के साथ में, तो इसी तरीके से इंडिया भी नॉन अलाइंड रहता है, किसी के साथ इस तरीके से मिला हुआ नहीं है या अंडर में नहीं है किसी के, वो हमेशा अपना का ध्यान खुद से रख रहे हैं। और दोनों ही कंट्री ऐसी हैं जो मल्टीपोलर वर्ल्ड यहाँ पर चाहती हैं। अब यूनिपोलर क्या होता है, मल्टीपोलर क्या होता है, देखिए यूनिपोलर वर्ल्ड जो है फिलहाल के तरीके से अगर हम देख पाएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो समझ में आता है कि यूनिपोलर का मतलब है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री पूरा का पूरा वर्ल्ड का लीडर बना हुआ है, जैसे कि हम यूएसए को देख पाएंगे। लेकिन यूजुअली रशिया की तरफ से हम हमेशा देख पाते हैं कि यहाँ पर अभी तक रशिया ऐसा था जो कह रहा था कि नहीं मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसी बात है ही नहीं। तो ये रशिया हो गया। फिर उसके बाद अब उभरते और भी कंट्रीज है, जैसे कि चाइना उभर रहा है, ब्राज़ील सामने आ रहा है, और हम देख पाएंगे इंडिया यहाँ से निकल रहा है। तो उसी तरीके से अलग अलग लीडर्स हो सकते हैं। तो ये जब सारे के सारे कंट्री स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं तो इसी को बोला जाता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो कि अभी तक एग्जिस्टेंस में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे हम इसको बिल्कुल देख पाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि अभी पार्टनरशिप किस चीज़ के ऊपर बिल्ड की गई है। जैसे अभी की अगर पार्टनरशिप का हम ध्यान में करें तो हम देख पाएंगे यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो न्यूक्लियर स्पेस के अंदर देख पाएंगे। उसके अलावा क्योंकि जब हमने न्यूक्लियर यहाँ पर अपना ट्रीटी को तोड़ा था एक समय पे जाके इंदिरा गांधी के टाइम पे, तब यहाँ पर फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी जो इंडिया के साथ खड़ा हुआ था, बोल रहा था कि ठीक है उनको डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हर चीज़ के लिए, अपने डिफेंस के लिए यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अगर चाहिए है तो वो ठीक है। तो फ्रांस खुद में एक न्यूक्लियर कंट्री है तो वहाँ पर जा सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ पर स्पेस के अंदर भी कोलाबोरेशन हो सकता है, दोनों ही जो स्पेस एजेंसीज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पर काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात की जाती है कि कैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड करता है टेररिज्म को इंडिया के अंदर,
और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है। यहाँ पर इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे की जा सकती है, देखिए जैसे हमने जब स्पेस के अंदर कोलैबोरेशन किया है उसी टाइम पे यहाँ पर हमें पता होता है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग जो होती है या फिर जो ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है ऊपर से सैटेलाइट से। तो अगर सैटेलाइट्स का कुछ डाटा है जिसको शेयर किया जा सकता है फ्रांस से लेके इंडिया के अंदर, तो वो क्या करेगा, हेल्प करेगा काउंटर करने में टेररिज्म को, क्योंकि इंडिया की जो सैटेलाइट है जिसको बोला जाता है इनसैट, वो तो पूरे के पूरे ग्लोब को कवर नहीं कर पाती है। वो तो सिर्फ जो इंडिया का यहाँ तक पोर्शन है, सिर्फ इंडिया और कुछ भाग ऐसा है जो पाकिस्तान का, कुछ भाग ऐसा है जो चाइना का, सिर्फ इतने ही एरिया को वो कवर कर पाती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर ये दोनों ही कंट्रीज़ आती हैं और डिफेंस में अगर करती हैं, जैसे कि सबमरीन यहाँ पर खरीदी जा चुकी हैं, डिफेंस हम देखेंगे तो डिफेंस के सेक्टर में शॉर्ट रेंज मिसाइल्स यहाँ पर एक्सचेंज की जा सकती है, ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर पार्टनरशिप आगे होते हुए भी दिखाई दे सकती है। फिर हम देखेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या बातें हो सकती है। देखिए इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, वो एक एक्सीलेंट एग्जांपल है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, जहां पर दोनों ही कंट्री म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखती हैं, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस रखती हैं और इंटरेस्ट को यहाँ पर शेयर करती हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्या मेच्योरिटी है दोनों कंट्रीज़ में, कैसे रिसेलियंस है उनके अंदर, और गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा कमर्शियल सेक्टर में, सिविलियंस वेयर में, हर जगह पर ये रिस्पेक्ट हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट चलते हैं जो कि है फाइंडिंग लाइट इन म्यांमार डार्कनेस। फिर से ये जो आर्टिकल आया हुआ है ये हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर हम इसको देखेंगे कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बात करें। देखिए कल भी एक ऐसा ही म्यांमार से रिलेटेड आर्टिकल आया था जिसमें हमने इंडिया की साइड क्या है, इम्पैक्ट क्या है इंडिया के, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाकर बात की गई है कि कैसे अगर मेंस में सवाल आता है तो हमें क्या क्या आंसर देने हैं। तो उतनी डिटेल में आज नहीं जाएंगे क्योंकि डेली उतना ही बोलना फिर इट्स नॉट ए गुड ऑप्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑथर क्या बोलना चाहते हैं और हम देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे कि क्या क्या इंडिया के इम्पैक्ट थे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ऑथर जो यहाँ पर है राजीव भाटिया, जो कि अम्बेसडर रह चुके हैं म्यांमार के अंदर, वो कहते हैं कि कैसे जो म्यांमार है वो अभी डीप सीटेड इंस्टेबिलिटी के अंदर चला गया। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो 2021 के अंदर म्यांमार के अंदर मिलिट्री का कूप हो गया था। अब मिलिट्री कूप क्या होता है, मिलिट्री कूप का मतलब होता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर थे आपके, जैसे कि मान लीजिए हमारे पॉलिटिकल लीडर फिलहाल कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं। और हम देखते हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी कौन है, वो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर 3 चीफ ऑफ आर्मीज में मिलेंगे। तो ये जो तीनों है ये एक साथ मिलकर बोले कि हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहते, इनको हटा दिया जाए, और ये खुद से रूल करने लगे। तो ये होता है मिलिट्री का कोप होना, कि मिलिट्री अब एज अ शासन कर रहा है। ये हमने पाकिस्तान के अंदर भी कई बार देखा है। फिर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो ये सिनेरियो म्यांमार के अंदर भी दिखाई दिया। म्यांमार में क्या था, डेमोक्रेसी होती थी, यानी कि लोकतंत्र था, जैसे कि इंडिया के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन मिलिट्री बोलती है कि नहीं, हमें आप लोग ठीक नहीं लग रहे हो, आप लोग कुछ गलत कर रहे हो। जैसे कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे हम देख पाएंगे ओंग सुन को, तो इनको यहाँ से हटा दिया जाता है, इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था 3 साल पहले कि अब आप अपने घर में ही रहिए, आप ना घर से बाहर जा सकती हैं ना ही आप किसी को बुला सकते हैं। तो हाउस अरेस्ट की सिचुएशन दिखाई दी। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो गया, अब 3 साल से लगातार ये हो रहा है, लेकिन 3 साल के बाद अब क्या हुआ है कि लोग जो हैं, कॉमन लोग जो वहाँ के इथनिक लोग हैं, उनके अंदर हम देख पाएंगे कि एक क्लैश दिखाई देने लगा है मिलिट्री के साथ में, यानी कि असंतुष्ट हो गए हैं लोग, नहीं चाहते हैं कि अब लगातार मिलिट्री का रूल हो। हर कोई कॉमन पीपल या कॉमन जो मास होती है वो चाहती क्या है कि उनको डेवलपमेंट मिल जाए, राइट, वो ढंग से जो सुविधाएं उनके लिए सबके लिए होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं उनको मिल जाए। तो कॉमन मासेस का यही होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलिट्री प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है तो इतनी ग्रुप्स कुछ उनके खिलाफ हो गए, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं म्यांमार के ऊपर। और यहीं से हम समझेंगे कि कैसे एक ट्रायंगुलर पावर स्ट्रगल बन गया है। कहीं पर हम देख पाएंगे कि मिलिट्री भी यहाँ पर पावर के अंदर रहना चाहती है। फिर दूसरा हमें देखने को मिलता है कि इतनी ग्रुप चाहते हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग नहीं आएंगे, हम यहाँ पर रहेंगे, हमारे ऊपर आपका कोई भी ऐसा जो राज बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि शासन है वो नहीं चलेगा। और एट द एंड हम देख पाएंगे मिलिट्री को। तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रगल की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर हम बात करें स्टार्टिंग से ही कि
पॉलिटिकल स्फेयर को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट उनकी होती थी उसको अनरिकॉग्नाइज्ड कर लिया गया, जो कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी थी या पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। फिर हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर मिलिट्री कूप कर दिया गया था पीपल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, और उनका जो मिशन था वो था फेडरल डेमोक्रेटिक यूनियन को बनाना, जो कि रिजीम के फोर्सफुल सप्रेशन की वजह से यहाँ पर हट गया, क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे, उन्होंने इलेक्शन लगातार उसके बाद होने नहीं दिए। फिर इथनी ग्रुप की बात करें तो इथनी ग्रुप को बहुत डैमेज हुआ है म्यांमार की मिलिट्री की तरफ से, खासकर जब वो थाई ग्रुप को देखते हैं चाइनीज़ बॉर्डर के जो पास हैं, तो इसी वजह से ये जो ग्रुप है ये स्प्लिट हो गई है। कुछ ऐसे हैं जो मिलिट्री के साथ में खड़े हैं और ज़्यादातर ऐसे हैं जो मिलिट्री से अगेंस्ट खड़े हुए हैं और मिलिट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिलिट्री पे अटैक कर रहे हैं जो कैंप्स वगैरह हैं। और अगर मिलिट्री की साइड हम देखें इस पावर स्ट्रगल के अंदर, तो हम देख पाएंगे कि कैसे मिलिट्री जो कि वहाँ पे या तो जुंता के नाम से भी जानी जाती है, या फिर हम देख पाएंगे तत्ता मादू जो कि मिलिट्री है, वो अब उनको पहले जब ये 3 साल पहले ऐसा कर रहे थे ना, तो बहुत ही पॉपुलर सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन अब जो ये पॉपुलर सपोर्ट है अब ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि यहाँ पर मिलिट्री भी उनके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। जो एक तरीके से उनका जो विश्वास उनकी पॉलिटिकल क्लास से गया था, वो अब मिलिट्री की क्लास से भी यहाँ पर चल गया, और इसी वजह से ये पूरा पावर स्ट्रगल हम इस टाइम पे यहाँ पर देख पाएंगे। फिर कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हैं जो इनएफिशिएंट जा रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की बात कर लीजिए, या फिर यहाँ पर यूएन के साथ साथ आसियान जो ग्रुप है हमारा, उसको हम देख पाते हैं। ये सारे के सारी कंट्रीज़ जापान के साथ ये नेबरहुड, ये एक दूसरे को आए हैं, ये रिकनसाइल करने के लिए आए हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग चीज़ों को क्या करिए, संभालिए, ठीक करिए। लेकिन ये जो रिकन्सिलिएशन हम बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाया। खासकर एशियान ग्रुप यहाँ पर आए थे, उन्होंने मीटिंग की थी। एशियन ग्रुप जो एशिया के हम देख पाएंगे यहाँ पर साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन है, उनकी एसोसिएशन एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये हम जब देख पाएंगे तो इन्होंने अपने 5 पॉइंट की कंसेंसस भी यहाँ पर निकाली थी कि जो भी ये मामला उसको रिकनसाइन करो, ह्यूमैनिटेरियन एड दो, सारी चीज़ें माननी चाहिए। लेकिन हालांकि म्यांमार एशियन ग्रुप का एक मेंबर है, लेकिन फिर भी उन्होंने इन पॉइंट्स को नहीं माना। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इनएफिशिएंसी तो बिल्कुल दिखाई दी गई है। अब इंडिया की बात करें, देखिए यहाँ पर इंडिया के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कल वाले न्यूज़पेपर में तो कर ही चुके हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया का स्टांस ये है पॉलिटिकल एक्शंस के ऊपर, इंडिया हमेशा बैलेंस रखना चाहता है अपने फ्रेंडली रिलेशंस को म्यांमार के साथ में, पहले भी रखा था। अगर इंडिया जो है बैलेंस नहीं बनाएगा तो हमें पता है कि चाइना तो इसी मौके की ताक में बैठा हुआ है कि कैसे जो भी उसके नेबर्स हैं, हमारे नेबर जो भी हैं, उनको वो अपनी साइड करे और इंडिया को धीरे धीरे ज़्यादा वीक बनाए, सो दैट इंडिया उससे ज़्यादा ऊपर कभी भी ना बढ़ पाए। या फिर वो नहीं चाहता है बिल्कुल भी कि इंडिया जैसी कंट्री जो है उसका इन्फ्लुएंस रहे, वो एज अ सुपर पावर बनना चाहता है, यूएसए की तरफ बनना चाहता है, उस रेस में लगा हुआ है। तो इसी तरीके से हम देख पाते हैं कि लेकिन इंडिया क्योंकि डेमोक्रेटिक एक कंट्री है, और हम देख पाएंगे म्यांमार में भी जो वहाँ के प्रेसिडेंट ऑन सिंह की बात की जा रही है, वो खुद यहाँ पर इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के गई हैं, और उसके जाने के बाद ही उन्होंने वहाँ पर जाकर डेमोक्रेसी की स्थापना तक की है। तो इंडिया के साथ बहुत ही मधुर रिश्ते हम बोल सकते हैं कि कोर्डियल रिलेशन हमें दिखाई देते थे। लेकिन अब जो ये प्रॉब्लम आई है, तो इसकी वजह से अगर इंडिया बिल्कुल खिलाफ हो जाता है तो इंडिया के लिए जो एक तो बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो प्रॉब्लम में आ जाती है। फिर कम्युनिकेशन यहाँ पर डायलॉग वगैरह करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर की सिक्योरिटी के साथ साथ अगर वो खिलाफ है तो यहाँ पर रिफ्यूजीज़ भी घुसना शुरू हो जाएंगे, और बेवजह की टेंशन यहाँ पर जो कॉमन लोग हैं उनके लिए, और बेवजह की टेंशन जो इंडिया है उनके लिए भी यहाँ पर हो जाएगी। खासकर लोकल जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ हैं, इंडिया के कुछ ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप हैं जैसे कि इतने ग्रुप, ये तो वो लोग क्या करते हैं कि इंडिया के ऊपर ही हमला करते हैं और उसके बाद जाकर यहाँ पर म्यांमार के जंगलों में बसने लग जाते हैं या फिर छुप जाते हैं। तो अगर उनको पकड़ना, अगर इस चीज़ को रोकना है तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी जो कम्युनिकेशन है वो बना के रखनी पड़ेगी। मिलिट्री के अगेंस्ट में भी हमने ऐसा किया है कि हम बिल्कुल उनके अगेंस्ट नहीं गए, उनके साथ एटलीस्ट हमने डिप्लोमेटिक रिश्ते यहाँ पर ज़रूर रखे हैं। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस यहाँ पर देखने गए हैं, और खैर अभी भी यहीं पे चाहता है इंडिया की, आज भी यही साइड है कि वो एडवोकेट करता रहता है कि ऑंग सान सू की के रिलीज़ मिलना चाहिए, जो भी वो हमेशा उनको हाउस अरेस्ट में करके रखा जा रहा है, तो उनको रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बेटर फ्यूचर लेके आ सकती हैं म्यांमार के लिए। तो
नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट करेक्टराइज्ड बाय ब्रूटलिटी की। देखिए 90 दिन की बात है, तो यहाँ पर बहुत सारा डाटा लिया गया है। फायर इन हिल्स, फायर इन वैली, मणिपुर की बात हो रही है। मणिपुर में अगर हम देखें तो एक इथनिक वायलेंस हमें समझ में आ रहा था 2023 में मई 3 को वो शुरू होता है, और उसके बाद उसमें ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं जो कि हमें पता है कि काफ़ी दर्दनीय थी, देखना भी उनको उस मंजर को बहुत ही मुश्किल था। तो ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसी के ऊपर जब बात होती है, तो डाटा जो कंपाइन किया गया है प्राइमरी रिसर्च के द्वारा, लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स वगैरह से, या फिर जो अनसेटलिंग डिटेल्स हैं, उन सारी चीज़ों को एक लगा के हमें समझ में आता है कि अभी तक मई 3 से लेकर और आज जो कि हम देख पा रहे हैं 1 फरवरी है, इस समय में केवल 16 दिन ऐसे रहे हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट की दुविधा यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। तो पूरा मुद्दा क्या है? मुद्दा हमें यहाँ पर पता है कि कुकी और जो यहाँ पर दूसरा जो एक यहाँ पर जो डोमिनेटेड ग्रुप्स हैं उनके बीच में हमेशा वायलेंस होता रहता है। वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग जो है वैली के अंदर, खासकर ये जो वायलेंस है ये स्टार्ट हुआ था, कुछ लोग ऐसे हैं जो वैली में रहते हैं। वैली का क्या मतलब होता है? देखिए मणिपुर एक ऐसी स्टेट है ना जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर क्या मिलेंगी? हिल्स मिलेंगी। क्यों मिलेंगी हिल्स? उसके लिए आपको थोड़ा ज्योग्राफी जानना चाहिए। हमें पता है कि हमारा इंडिया जो है वो हिमालयाज़ पे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है, और हिमालयाज़ को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें पता है अपर हिमालय का, हम फिर देख पाते हैं जो कि है मिडल हिमालय, और लास्ट में हम देख पाते हैं शिवालिक को। शिवालिक यहाँ पर इसका नाम लिखा गया, या फिर हम देख पाएंगे कि कैसे इसको बोला जाता है लोअर हिमालय। तो ये जो 3 कैटेगरीज है, यानी कि अलग अलग हिल्स के जो साइज़ है, अलग अलग माउंटेन्स के जो साइज़ है, उनके अकॉर्डिंग इनको बांट दिया गया है। तो मणिपुर जो है वो यहाँ पर मिडिल हिमालय से लेकर लोअर हिमालयाज़ के बीच में आता है, यानी कि इसके अंदर वहाँ पर हम देख पाएंगे मणिपुर के अंदर की माउंटेन्स है, हिल्स हैं, और जहाँ कहीं माउंटेन्स होती है तो कहीं ना कहीं पे फिर वैली भी होती है। यानी कि अगर पहाड़ों पे कोई रह रहा है और उसके लिए जो नीचे का समूह है वो तो वैली में आ गया, राइट। तो ये हमें सीन दिखाई देता है कि एक ग्रुप ऐसा है जो फॉरेस्ट में रहता है, और एक ग्रुप ऐसा है जिसको हम देख पाएंगे कि वो वैली के अंदर रहता है। अब जो फॉरेस्ट ग्रुप है उनके पास तो रिजर्वेशन था, उनको रिजर्वेशन मिलता था कि ठीक है आप लोग क्या कर सकते हो, जो ये वैली के लोग हैं वो लोग आपके यहाँ पर आकर कोई भी लैंड नहीं ले सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं किसी भी ज़मीन को। तो ये रिजर्वेशन जो है वो दूसरे ग्रुप को, जो मैती ग्रुप है जो कि वैली में रहने वाला ग्रुप है, उनको नहीं मिला था। अब मैतीज़ को जब ये रिजर्वेशन की दोबारा से मांग की गई तो मैतीज़ ग्रुप ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया कि हम लोग, अगर आप पहले से लेकर हमेशा देखेंगे तो हम यहीं के रहने वाले हैं। कुछ लोगों का बोलना था कि मैती ग्रुप जो है वो यहाँ के रहने वाले नहीं बल्कि म्यांमार से या बांग्लादेश से आए हुए हैं। लेकिन मैतीज़ ग्रुप ने अपनी जो है बहुत सारे हिस्टोरिकल अपनी पहचान को बताया और ये साबित किया कि हाँ बिल्कुल वो लोग यहीं के रहने वाले हैं। खासकर अगर हम रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है 1951 के, तो उस ग्रुप को भी अगर हम समझे 1956 में भी आता है, उस समय पे भी मैतीज़ की बात की गई है। और हमें पता है इंडियन सिटीजन होने के लिए 1971 से पहले जो भी यहाँ पर था वो इंडियन सिटीजन ही है ऑलरेडी। तो ये सारे मुद्दे थे। अब जब इनको मैतीज़ को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है हम आपको रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दे देंगे, उसके बाद आप लोग भी यहाँ पर ज़मीन लैंड जो है उसको खरीद पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें दिखाई देते ही एकदम से जो कुकी ग्रुप था यहाँ पर, जो कि जिसको पहले से रिजर्वेशन मिला हुआ है, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और दोनों ग्रुप्स में यहाँ पर वायलेंस हो जाता है, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं नहीं हमारी ये ज़मीन है, हम मैतीज़ को उसको बेचेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा अभी तक का हमारा हिस्ट्री था और हमें समझ में आता है कि क्यों ये वायलेंस शुरू हुआ था। अब हम चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ कि आर्टिकल क्या बात कर रहा है। अभी तक आप थोड़ा सा हिस्ट्री में रिवाइंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं इस सारी चीज़ों को, तो हमें समझ में आता है कि इनिशियली जो कुकी जो डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट थी जिसका नाम था चुरा चंदनपुर, 2023 में वहाँ से ये वायलेंस जो है वो शुरू हुआ था और उसके बाद ये अर्बन की वैली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर जो कि एक रूरल वैली डिस्ट्रिक्ट है, इन सभी तक पहुँच गया था। और इसके होने की वजह से जो रीजन है, जो ये क्षेत्र यहाँ पर है, इसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ गई थी, राइट, यानी कि अस्थिरता देखने को मिल रही थी। देखिए कैसे चीज़ों को जलाया जा रहा था, सब चीज़ें बंद हो गई थी, डाटा बहुत सारा दिया गया है यहाँ पर। तो हम देख पाएंगे कि मैपिंग की गई है वायलेंस की।
देखिए जो डाटा को कलेक्ट किया गया है ना ह्यूमैनिटेरियनिज्म इनिशिएटिव के ऊपर, सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक स्टडीज़ जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद इन्होंने एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि वायलेंस के जो इंसिडेंट है वो दोनों दोनों तरीके से हुए हैं, लीथल भी हुए हैं और नॉन लीथल भी हुए हैं। अब लीथल क्या होता है? लीथल का मतलब होता है ऐसा जिससे मौत हो सके, जिससे किसी की मौत हो जाए। तो बहुत सारे लोगों को इसमें डेथ जान गई है, यानी कि डेथ हुई है। और नॉन लीथल यानी कि जिसमें डेथ नहीं हुई है, बहुत सारी मारपीट की गई है, तोड़ा फोड़ी की गई है। तो वो सारी चीज़ें दोनों तरीके से देखने की। और ख़ासकर जो 90 दिन की जिस समय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मई 3 2023 से लेके, तो बहुत ही 90 दिनों तक अग्रेसिव एक्ट देखने को मिले, जैसे कि लोगों के घर को जला दिया गया, कारों के अंदर बॉम्ब लगा दिए गए। तो ऐसे डेडली एक्सचेंज, आर्म्स फैक्शन भी दिखाई दिया कि एक दूसरे को मारने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया। लगभग 90 दिनों तक ये सब चलता गया। उसके बाद फिर रीजनल डायनेमिक्स आते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। ये विजुअलाइज करके हम डाटा के हिसाब से यहाँ पर देख पाते हैं कि कैसे जो वायलेंस है उसने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग डिस्पैरिटी बना के रखी, यानी डिफरेंस दिखाई दिया। ऐसा नहीं था कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसा है वैसा दूसरी के अंदर भी बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है। हालांकि जो दंगे होते हैं वो अक्सर बहुत ही स्पीड के साथ फैलते हैं और बहुत ही एक तरीके से दिखाई देते हैं हर जगहों में, लेकिन यहाँ पर जो केस था वो थोड़ा सा अलग था। हम देख पाएंगे कि कैसे एक डिस्ट्रिक्ट जो कि अर्बन डिस्ट्रिक्ट थी, यानी कि शहरी डिस्ट्रिक्ट थी, चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट, उसमें बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा आग लगाई गई, खासकर मई के महीने में। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम प्रोग्रेस होता गया तो बिष्णुपुर, इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट जैसी जो डेवलप्ड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट थी, उनके अंदर भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन की तरह दिखाई देने लगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर हम देखेंगे नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स को, जो कि नागालैंड के यहाँ पर रहने वाले हैं, लेकिन मणिपुर में भी आ जाते हैं। तो नागा ये एक अलग समूह है बिल्कुल। इनके अंदर भी उखराल एंड तेमिंगलोंग, यहाँ पर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, ओकेजनल था। तो इसी तरीके से हम देख पाएंगे कि कैसे अगर एक हाई रिस्क हम देख पाते हैं, फिर हम कुछ और डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं तो वो मिडल रिस्क थी, वहाँ पर भी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। और फिर हम देखते हैं लो कॉन्फ्लिक्ट जोन को भी। तो ये मैपिंग इसी तरीके से यहाँ पर बनाई गई है। और एट द एंड ये पूरे डाटा से, पूरी की पूरी घटना से यही समझ में आता है कि कैसे जो वायलेंस है वो इतना ज़्यादा हुआ था यहाँ पर। और ये जो वायलेंट इतनी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मणिपुर के अंदर, इसने जो रीजनल सोशल और पॉलिटिकल डायनमिक्स है उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सामने लाकर सबकी आंखों के सामने रख दिया। अब जब हम डाटा एनालाइज करते हैं तो उससे बहुत सारी क्रूशियल इम्प्लीकेशन समझ में भी आती है, जैसे कि जो कि इश्यूज़ हैं फेडरल स्ट्रक्चर को लेके, कि कितना सेंटर को यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे प्लान्ड डेवलपमेंट को, कि कितना आप किस एरिया में कितना डेवलपमेंट कर पाए हैं और नहीं कर पाए हैं, तो उसकी वजह से ये हमें देखने को मिल रही है सारी की सारी समस्याएं। फिर वेलफेयर स्कीम, तो इसी वजह से हम इन सारी चीज़ों के साथ इसको जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शटडाउन, हाउ एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड वेब इज कर्टेल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। पहले भी हम एक बार इसको कुछ दिनों पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलिए आज दोबारा से नए तरीके से सोचने से, यहाँ पर 3 ऑथर्स ने लिखा है ये आर्टिकल, उनकी सोच के हिसाब से। अंदिता मिश्रा इसमें है, तन्मय सिंह, कृष्णेश बावत। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए ऑथर्स ने डिस्कस किया है कि कैसे इंडिया के अंदर अब बहुत ज़्यादा ट्रबल आने लगा है इंटरनेट को लेकर। क्यों आने लगा है? क्योंकि जहाँ पे भी थोड़ा सा भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वहीं पे गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले इंटरनेट को शट डाउन कर देती है। अब इंटरनेट को शट डाउन करने का कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि इंटरनेट है, तो यानी कि इन्फॉर्मेशन बहुत स्पीडली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच पा रही है, और इसकी वजह से दंगे फसाद कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसी वजह से इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो भी जाता है, जब वैसी स्थिति नहीं है, तब भी इंडिया में ऐसा माना गया है कि जो ये इंटरनेट है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बंद रहा है, ज़्यादा लंबे समय तक बंद रहा है। चाहे फिर वो कश्मीर के अंदर देखने को मिला हो, या फिर हम अदर स्टेट्स का भी यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि
हरियाणा के अंदर या फिर मणिपुर के अंदर, तो ये इन सभी जगहों पे धीरे धीरे हर बार कुछ न कुछ समय के टाइम पे ऐसा देखने को मिला है, अगर पूरे साल का डाटा निकाला जाए तो। फिर हम कंट्री के अंदर देखते हैं कि देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों को इसमें नुकसान हो रहा है, ऐसे इंटरनेट को बंद किया जा रहा है, लेकिन अगर कंट्री की इकोनॉमी को भी देखें तो हमें समझ में आएगा कि जब इंटरनेट बंद होता है तो लगभग 2.8 बिलियन यहाँ पर इकोनॉमी का लो समय दिखाई दिया है, क्योंकि इंटरनेट जो सस्पेंशन है वो 129 बार किया गया था 2020 के अंदर, और 2020 में ये 129 टाइम यहाँ पर सस्पेंड किया गया है इंटरनेट को, कि ऐसे एरिया के अंदर इंटरनेट नहीं चलेगा। उसकी वजह से लगभग यहाँ पर 10.3 मिलियन इंडिविजुअल अफेक्ट होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट के जो फेलियर है कि वो पब्लिश कर देते हैं ऐसे सस्पेंशन ऑर्डर को, और पब्लिक के जो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं डेफिशिएट दिखाई देता है, कमी होने लग जाती है, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट करना गवर्नमेंट के जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़ा कम कर देती है। खैर ये सब चीज़ें जो है वो अलग बातें हैं, लेकिन अब हम मेन मुद्दों पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था और उसके बाद क्या हुआ। देखिए जो इंटरनेट सस्पेंशन का पूरा मुद्दा जो सामने आया और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो खुलकर बात हो रही है वो हुई है एक केस के बाद से। ये केस किसका था? अनुराधा बासिन वर्सेस, यहाँ पर हम देख पाएंगे कि यूनियन ऑफ इंडिया का, यानी कि ये जो केस हुआ था 2021 के अंदर, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट के तहत वो एक फंडामेंटल राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 13 से लेकर या 14 से लेकर हम आर्टिकल 32 तक इनको देख पाएंगे, और इसमें साफ साफ बताया गया है कि एक फंडामेंटल राइट क्या है, वो किस समय पर यहाँ पर लगेगा। इन्फॉर्मेशन के राइट को फंडामेंटल राइट के तहत यहाँ पर देख दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स को नकारते हो तो यानी कि यहाँ पर रिट्स इशू की जा सकती हैं। आप इस अधिकार के लिए, अगर आपको कोई इंटरनेट यूज़ करने से रोक रहा है और इंटरनेट में भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस करने से रोक रहा है, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, स्टेट का अगर कोई है यानी कि स्टेट इन्फोर्समेंट से है या कोई भी है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। हालांकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एक्चुअली थोड़े से कहीं ना कहीं लिमिटेड भी होते हैं किसी दिशा में, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे ये नहीं लगेगा, या फिर आपका जो फंडामेंटल राइट है वो किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर एम्ब्रेज नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो इसके अलावा हम देख पाएंगे कि कैसे पूरे एक साल के अंदर इंडिया में लगभग 70% टाइम, जितना ग्लोबल में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं उससे 70% तक की इस सिर्फ इंडिया के अंदर ही लगाई गई। यानी कि अगर 100 बार कहीं पर पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है तो 70 बार वो इंडिया में शट डाउन होगा, ऐसे आंकड़े सामने आते हैं। और इसी वजह से हमारे जो ग्लोबल इमेज है वो भी इससे घट जाती है। फिर रिसेंट रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर के एग्जाम्पल देख चुके हैं, और ऐसे ही और एग्जाम्पल्स की वजह से जहाँ पर भी सोशल अनरेस्ट होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है। और इसकी कारण क्या है? देखिए एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। यूनियन गवर्नमेंट क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, कोई स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे पाई है। अनुराधा बासिन की जो डायरेक्शन दी गई है गवर्नमेंट की कि वो नॉन कंप्लायंस करे, यानी कि कई बार जो नॉन कंप्लायंस होता है वो अवेयरनेस की वजह से नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डायरेक्शंस दी यहाँ पर उनको एक तो लोगों को ही बहुत कम पता है, लैक ऑफ अवेयरनेस पीपल्स के अंदर ही कम है कि वो उसको जानते ही नहीं कि ऐसा कुछ है भी, फंडामेंटल राइट के अंदर आता है अब ये सारी चीज़ें, वो बातें करें। कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट भी चीज़ों को नहीं मानती है, तो इसी वजह से दोनों एक साथ मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर ये आती है कि कैसे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है इसका। अगर इम्पैक्ट की मैं आपको बातें बताऊँ तो सस्पेंशन होने के बाद बहुत सारे एरियाज़ में हम इम्पैक्ट देख पाएंगे, और इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जिनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलता है उनमें से एक एरिया यहाँ पर एजुकेशन है, दूसरा हम देख पाएंगे लाइवलीहुड को, यानी कि लोग जो काम करना चाहते हैं, तीसरा हम देख पाएंगे सोशल इंटरेक्शंस को, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। हेल्थ केयर इसमें अब बहुत बड़ी एक प्रोमिनेंट भूमिका निभाता है कि हेल्थ केयर के ऊपर भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा असर डालती है अगर इंटरनेट जो है वो बंद हो जाए इन सारी चीज़ों के ऊपर। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हेल्थ केयर के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है।
अगर आपसे यहाँ पर ऐसा कुछ सवाल आ जाता है जो कि मेंस के अंदर ऑब्वियसली आ सकता है गवर्नेंस के पार्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब जैसे कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसी की वजह से हेल्थ केयर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। अब हम देख पाएंगे कि हेल्थ केयर के अंदर टेली मेडिसिन होने लगा है, यानी कि लोग क्या करते हैं, दूर बैठे हुए हैं और दूर से ही वो लोग फ़ोन के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर डॉक्टर से बात कर पाते हैं। किसी ऐसे जैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से कोई रूरल एरिया ऐसा है जिसके हॉस्पिटल के अंदर कोई बड़ा डॉक्टर रोज़मर्रा नहीं जा सकता, तो वो लोग वहाँ पर आएंगे और डॉक्टर से सामने बैठकर वीडियो कॉल के थ्रू, जो कि वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, उनके थ्रू बातें करेंगे और फिर डॉक्टर उनके सिम्टम्स को समझ कर उनको टेलीमेडिसिन देगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर इम्पैक्ट करता है। इंटरनेट नहीं है तो वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। दूसरा, हम देख पाएंगे पेशेंट्स के रिकॉर्ड को। देखिए, अगर अभी जो सारा का सारा रिकॉर्ड्स है मोस्टली हर जगह पर डिजिटलाइज उसको कर दिया गया है, तो जब यहाँ पर इंटरनेट बंद रहता है तो इनके रिकॉर्ड को, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा, मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अपडेट नहीं हो पाते, वो एक इशू बन जाता है। फिर इसके अलावा हम एजुकेशन में देखेंगे, आज के समय पे आप भी जो एजुकेशन फ़िलहाल भी ले रहे हैं वो भी ऑनलाइन बैठ कर ले रहे हैं। तो एजुकेशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितना बड़ा एक रिवोल्यूशन आया है, क्रांति आई है जब से इंटरनेट सभी के जीवन में आ चुका है। तो अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन हो जाता है तो स्टूडेंट के पास उनकी एजुकेशनल रिसोर्सेज की जो एक उनके पास जो चीज़ें हैं, पहुँच है, वो यहाँ पर कम हो जाती है, जो कि अगेन एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इम्पैक्ट यहाँ पर बना देती है। फिर हम देखते हैं कि रिसर्च में भी इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है एजुकेशन में ये, क्योंकि रिसर्चर जो होते हैं किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो उनके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो उनकी भी रिसर्च के अंदर वो सारी चीज़ें अपडेट वगैरह नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन की बात करें तो टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स ऑफन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, चाहे उनको होमवर्क भेजना हो बच्चों को या किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू बातें कर पाते हैं। हालांकि ये काफ़ी छोटा पॉइंट है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि आंसर जब आप लिखेंगे तो उसमें आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिर भी तो वो टूट जाता है। इकोनॉमी पे बात करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया गया है कि कैसे इतना ज़्यादा हमारा इकोनॉमी पे इस पे लॉस दिखाई दिया है। तो इकोनॉमी में क्या क्या लॉस होता है, देखिए सबसे पहले इकोनॉमी में हम देख पाएंगे कि ई कॉमर्स अब जब से चल रहा है, जैसे ही आप घर पे बैठे हैं और अमेज़ोन से कुछ भी मंगवा लेते हैं तो वो किस चीज़ का यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स का एग्जाम्पल हमारे पास वो है कि कोई भी एक सेलर है जो एक मीडिएटर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी चीज़ों को रखता है, आप यहाँ पर अपने घर में बैठे हो, आप फिर इससे उसकी डिमांड करते हो और ये आपके पास उसको भेज देता है। तो ये होता है ई कॉमर्स, और ये अपना कुछ परसेंटेज यहाँ पर रखकर फायदे का, क्योंकि इसने आप सेलर को और बायर को मिलवाया है, तो बाकी बचे हुए पैसे यहाँ पर किसको मिल जाते हैं, बायर को मिल जाते हैं, सेलर को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ई कॉमर्स। लेकिन अब अगर इंटरनेट ही नहीं है तो चाहे वो रिटेल की चीज़ें हो, चाहे वो फूड डिलीवरी हो, चाहे वो कोई और डिलीवरी यहाँ पर हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अफेक्ट होती हैं इससे, और इसी वजह से जो सब्सटेंशियल रेवेन्यू हो सकता था वो भी यहाँ पर कम हो जाता है और कस्टमर का ट्रस्ट कम हो जाता है कि 15 दिन तक आप कोई चीज़ मंगवा रहे हो, 15 दिन से वेट कर रहे हो, वो चीज़ आ नहीं रही है, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन यहाँ पर देखने को मिला है। उसके अलावा हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में, जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका फंक्शनिंग करना ही इंटरनेट के ऊपर डिपेंड होता है, चाहे ईमेल की कम्युनिकेशन हो, चाहे क्लाउड बेस्ड टूल्स का वो लोग इस्तेमाल करते हो, तो ये एक सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिविटी लॉस इसमें दिखाई देगा अगर उनको यहाँ पर इंटरनेट टाइमली नहीं मिल पाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो हैविली रिलाई करती है इंटरनेट के ऊपर। खासकर अगर इंटरनेट शट डाउन हो जाता है तो बैंकिंग के अंदर हम देख पाएंगे कि वो रोज़मर्रा के जो सर्विसेज हैं उनको यहाँ पर डिस्टर्ब कर देगा, और इससे ट्रांजेक्शन में फ़र्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ेगा, अदर जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है उनके अंदर भी यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्रिपल कर सकता है, बिल्कुल हम देख पाएंगे कि घुटनों पे आ सकता है और बहुत ज़्यादा उसका असर होता है फार रीचिंग सोसाइटी के ऊपर। तो इसी वजह से इंश्योर करना चाहिए कि एक रिलायबल और कंटिन्यूअस इंटरनेट कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। गवर्नमेंट का ये काम है और जो सिलेक्ट सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी इस चीज़ में वर्ल्ड वाइड ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ऑथर ने एम्फसाइज किया कि कैसे जो गवर्नमेंट है उसको जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस दी गई है यहाँ पर कि
रिस्ट्रिक्टिंग इंटरनेट के टॉपिक के ऊपर ये बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक इमरजेंसीज अगर आती हैं, कि बहुत चुनिंदा यहाँ पर इमरजेंसी कोई आ गई है, तो उसी के समय पर आप इंटरनेट को शट डाउन करेंगे और बताएंगे कि ये ऐसी इमरजेंसी एक्चुअली में क्या थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर देख पाते हैं, और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, खासकर इंडिया का जो पोटेंशियल है, ताकि इंटरनेट शटडाउन बार बार ना किया जाए। तो जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पहला यहाँ पर है, NTCE अवेट्स मिनिस्ट्री नोट टू रोल आउट नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। देखिए एक चीज़ यहाँ पर बोली गई है, NCTC की बात कर लेते हैं पहले तो। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक नए तरीके का यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। क्या लिया गया है? ये बोलते हैं कि 30 टीचर्स की यहाँ पर इन्होंने टीम बनाई, ठीक है। 2022 के अंदर ये एक 30 टीचर्स की टीम बनाते हैं, जो कि एज अ मेंटोर काम करने वाले हैं। मेंटोर कौन होता है? देखिए मेंटोर और मेंटी जो होते हैं उनका एक रिश्ता होता है। मेंटी यहाँ पर होता है जिसको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो वो मेंटोर से पूछेगा, तो गुरु शिष्य की तरह ये हो सकता है, या फिर वो बहुत बड़े ना होकर एज अ, जैसे बड़े बहन भाई होते हैं, आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो वो आपको बताते हैं, एज अ मेंटोर आपका काम करते हैं, गाइड आपका काम करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो टीम है 30 टीचर्स की, वो मेंटोर काम करने वाली है मेंटीज के लिए, बहुत सारे टीचर्स के लिए ही। तो क्योंकि ये टीचर्स की ही है, तो टीचर्स का ही एक दूसरे के साथ ये संबंध होने वाला है। तो अभी तक इसमें लगभग 700 टीचर्स हैं जो यहाँ पर एज अ मेंटी रजिस्टर कर चुके हैं, और अब इन्होंने जो इनिशिएटिव है, जो ये मिशन लिया गया था, इसको बढ़ाने की बात की गई है। कह रहे हैं कि अभी हमारे पास जो 300 टीचर्स की यहाँ पर टीम थी, उसको हम बढ़ाकर 1000 मेंटोर की टीम बना देंगे, ताकि अगर इस देश के अंदर कोई भी टीचर मेंटी की तरह रजिस्ट्रेशन करता है, उसको अगर किसी भी चरण में, चाहे उसको डिजिटली कोई चीज़ सीखनी है, उसको नहीं पता है कि उसमें क्या किया जा सकता है, चाहे उनको और कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारे के सारे यहाँ पर उनकी समस्याएं उनके मेंटोर्स के द्वारा वो अपने प्रॉब्लम बताए और वो उनको सोल्व करने में उनकी मदद करे। तो ये एक तरीके से सपोर्टिंग यहाँ पर नेचर इनिशिएटिव हमें दिखाई दे रहा है। अभी वेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, पहले इस पे अप्रूवल लेना होगा और फिर इसको पूरे के पूरे नेशन के अंदर एक्सपेंड किया जाएगा। पायलट मोड है, रजिस्ट्रेशन के अंदर फिलहाल चल रहा है। अभी बहुत सारे जो टीचर हैं वो रजिस्टर कर रहे हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल्स को लेके, जैसे हिंदी, मैथमेटिक्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर मेंटर से पूछा जा सकता है। डिजिटल एजुकेशन के ऊपर पूछा जा सकता है, सोशल इमोशनल लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोफेशनलिज्म को सीखा जा सकता है। इथिक्स बहुत बड़ा कंपोनेंट यहाँ पर बढ़ाती है। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, टीचर्स की मेंटल हेल्थ एंगेजमेंट कैसे होनी चाहिए, तो इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल इनपुट की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो 2021 और 2022 में हम देख पाएंगे कि यहाँ पर NMM द्वारा मेंशन्ड किया गया था यूनियन बजट में कि NCTE को लगभग 1.28 करोड़ रुपए दिए जाते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ताकि ये जो मिशन है इसको बैक किया जा सके। और अब की बार माना जा रहा है कि 2022-23 के अंदर ये जो पैसे थे ये लगभग 2 करोड़ के एक्सपेंड कर दिए गए कि एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ताकि ये जो मेंटोर है और ये जो मेंटी है आपस के कनेक्ट हो सके। हमारे लिए क्यों काम आएगा? हमारे लिए ये जो पेपर है हम इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, इथिक्स के पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल ज़्यादा ये मतलब कि हमारे लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि है GST रेवेन्यू रेव अप इन जनवरी। देखिए ये छोटा सा इकोनॉमी के पेज से हमें कुछ पता चला है, जैसे कि इंडिया का जो गुड एंड सर्विसेज का टैक्स है उसका जो रेवेन्यू है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है जनवरी 2024 के अंदर। हम देख पाएंगे कि जनवरी में जो ये कलेक्शन हुआ है ये हुआ है रुपये 1,72,129 करोड़ का, जो कि सेकेंड हाईएस्ट मंथली रेवेन्यू देखने को मिला है। अभी तक का पहला हाईएस्ट
हाईएस्ट कौन सा था, हम देख पाएंगे 2023 के अप्रैल के अंदर यहाँ पर हमें पहला सबसे हाईएस्ट देखने को मिला था। तो हम देखते हैं कि जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसका डाटा रिलीज़ किया है, बोल रहे हैं कि 4.4% का इंक्रीज़ है अगर हम देखेंगे दिसंबर 2024 के साथ कंपेयर करके। तो ये अच्छी बात है। 2 मंथ की सीरीज़ है, मंथ टू मंथ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर देखा जा रहा है। और अभी क्योंकि ये टॉपिक आ ही गया है तो लगातार हमें बार बार सवाल आता है कि जीएसटी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो मेंस के अंदर रिफॉर्म्स एज अ इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, क्योंकि पेपर 2 में गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फेडरल कैरेक्टर को लेके। फिर हम देखते हैं पेपर 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेपर 5 के अंदर या हम देख पाएंगे कि जो पार्ट है उसमें हम देख पाएंगे कि कैसे पेपर 3 में ही ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड आर्टिकल आया है। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करने को बोला जा रहा है कि बार बार जो जीएसटी के रेट्स हैं उनके अंदर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो, चीज़ों को आसान नहीं बनाया गया है। स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग मल्टीपल टैक्स रेट के अंदर यहाँ पर रखा गया है, जैसे कि 0%, किसी में आपको 5% देना पड़ता है, किसी में आपको 12% देना पड़ता है, कहीं पर आपको 18% जीएसटी और कहीं पर 28% जो कि सबसे हाईएस्ट है। तो जीएसटी एक्चुअली में एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये टैक्स लाया इस वजह से गया था, क्यों लेके आए थे इसको, क्योंकि बहुत सारी जब स्टेट से स्टेट में किसी भी दूसरी स्टेट में कोई भी चीज़ जाती थी तो बहुत सारी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ देनी पड़ती थी। लेकिन अब आपको अलग अलग ड्यूटीज़ ना देखिए, बस एक जीएसटी भरना होता है। तो लेकिन फिर से उसको भी इतना कॉम्प्लेक्स नेचर में बना दिया गया है, चाहे सिंगल स्टैंडर्ड रेट हो जाना चाहिए, लग्जरी हो या डिमेरिट गुड हो। तो इसी वजह से इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। दूसरा हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के यूजेस को भी थोड़ा सा बढ़ाना है। टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उसको यहाँ पर कम किया गया है, जैसे कि और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो टैक्स कॉम्प्लायंस है, जैसे कि जिससे टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा इसमें आएगी, जो टैक्स इवेजन हो जाता है, चीज़ें वो लोग जो है वो चोरी कर जाते हैं, नहीं भरते हैं, तो उसमें एक बड़ा रोल यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है टेक्नोलॉजी। खासकर जो GSTN सिस्टम है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है फिलहाल के अंदर, जो हैंडल करता है जीएसटी की फाइलिंग को, प्रोसेसिंग को ट्रैक करता है, तो वो सारी चीज़ों में अगर AI को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो प्रिवेंटिव सिस्टम हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बना सकते हैं। उसके अलावा जो और पॉइंट्स है, जैसे कि फेडरल कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो अभी फ़िलहाल कह रही हैं कि जीएसटी से उनकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि फाइनेंशियल कमिश्नर बैठाया जाता है, फिर वो बताता है कि कितना पैसा किस स्टेट को यहाँ पर मिलेगा। यानी कि जो स्टेट खुद की देखिए जीएसटी जो है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला बटा हुआ है यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी, दूसरा हम देख पाएंगे स्टेट जीएसटी। अब स्टेट जीएसटी कौन लेगा? स्टेट लेगा। सेंट्रल जीएसटी कौन सी होंगी? जो एक स्टेट से दूसरी जगह पे जा रहा है, दूसरी स्टेट में, वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिया जाएगा सेंटर के द्वारा। अब कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके ऊपर उनका जो खर्चा था उसको डिपेंड करने के लिए पैसे उनके पास कम आए। अब क्योंकि सेंटर के पास ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट यानी कि सीएसटी जो है वो ज़्यादा कलेक्ट होगा, तो वो अब इस पैसे में से यहाँ पर बांट देगा अकॉर्डिंग टू जिस स्टेट की जितनी नीड है। तो बहुत सारी स्टेट्स की ऐसी शिकायतें हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से जो पैसा है वो नहीं मिल पाता है, यानी कि या फिर मिल भी रहा है तो क्या हो रहा है कि किसी को कम मिल रहा है, किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो पहले ही जिन्होंने ज़्यादा टैक्स को कलेक्शन दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम बोलेंगे कि टैक्स को दिलाने में मदद की है, सेंट्रल के पास में उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उनको सबसे कम पैसा दिया जा रहा है। तो इसी वजह से सुधार जो है वो लाने की ज़रूरत है, क्योंकि फेडरल कैरेक्टर जो है हमारा उसमें सारी की सारी स्टेट्स यहाँ पर एक्सेप्ट ही इस वजह से किया था सभी स्टेट्स ने जीएसटी को, कि ताकि उनको उससे ठीक है बेनिफिट लगा होगा, लेकिन अब उसमें इम्प्रूविंग करने की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है साइंटिस्ट फ्यूज ब्रेन लाइक टिश्यू इलेक्ट्रॉनिक्स टू मेक कंप्यूटर। देखिए क्या किया गया है ना कि यहाँ पर एक ऐसी काम किया गया, अनप्रेसिडेंटेड साइंटिफिक इंडोव्योर किया गया। अनप्रेसिडेंट क्या होता है? जो आज तक पहले नहीं हुआ है। एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स है जिन्होंने फ्यूज्ड ब्रेन लाइक टिश्यूज़ को एक साथ मिलाया। देखिए अब आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स का एक ग्रुप है, ठीक है, सिंपल से हम जाते हैं बिल्कुल।
कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने लैब के अंदर वो लोग गए और लैब के अंदर उन्होंने हमारा जो दिमाग होता है उसको ऑर्गेनाइड बोला जाता है जब आप उस दिमाग को यहाँ पर लैब के अंदर ग्रो करने लग जाओ। यानी कि जो स्टीम सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि किसी भी टाइम पे अपना जो रूप है वो किसी भी सेल्स के अंदर उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो स्टीम सेल होते हैं ये होते हैं प्लूरीपोटेंट, किसी भी बॉडी से लिया जा सकता है इनको। इन स्टीम सेल को निकाला जाता है और लैब के अंदर माइंड के अंदर इनको कन्वर्ट करने को बोला जाता है कि आप लोग जो ह्यूमन माइंड है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाइए। अब क्योंकि ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, हमारा ह्यूमन माइंड बहुत बड़ा है, लेकिन इनको बनाया जाता है इसके कंपैरिजन में सिर्फ इतने साइज़ का। तो ये सिर्फ इस वजह से समझने के लिए इनको बनाया जाता है ताकि ह्यूमन जो माइंड है उसको ज़्यादा अच्छे से समझा जा सके और उसका इस्तेमाल अलग अलग फील्ड में किया जा सके। अब ये प्रोसेस के माध्यम से ही कि उन्होंने एक लैब के अंदर टिश्यू बनाए और टिश्यू बना के एक ऑर्गेनाइड बनाया। अब इसी के माध्यम से इसी जो ऑर्गेनाइड है, इन्हीं के जो टिश्यू है, इनको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जा रहा है। ऐसी रिसर्च हो रही है, उसको कनेक्ट कर दिया किसी कंप्यूटर के साथ। अब ये क्या करेगा, देखिए इससे दो फायदे होंगे। फ़ायदे जो है वो अलग होंगे। पहले हम देखते हैं कि एआई जो यहाँ पर किसी चीज़ को, सेम चीज़ को समझने के लिए बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, बहुत सारी बिजली का इस्तेमाल कर रहा है। मेगावाट्स में 8 मेगावाट्स तक की ये चला जाता है। हम देख पाएंगे कि ह्यूमन के जो माइंड के टिश्यू हैं वो उसको कॉग्नाइज करने में, सीखने के अंदर, यानी कि बहुत ही कम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिर्फ वोट्स के अंदर ही यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तो ये एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि काम आएगा। दूसरा ये है कि अब क्या होगा कि कोई भी जो इस कंप्यूटर्स यहाँ पर बनने वाले हैं जिसको ऑर्गेनॉइड न्यूरल नेटवर्क बोला जाएगा, वो एक तो वॉइसेस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, यानी कि पहचान पाएगा कि ये वॉइस किसकी है, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है उनको भी यहाँ पर कर पाएगा क्योंकि कंप्यूटर के साथ में वो जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से ये एक्चुअल जो ब्रेन के टिश्यू होते हैं किसी भी इंसान के, उनको यहाँ पर जोड़ा जा रहा है कंप्यूटर के साथ। अब ये बायोलॉजिकली इनहेंस कंप्यूटिंग हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट कंप्यूटर सिस्टम बनाने की रेस में यहाँ पर साइंटिस्ट दौड़ रहे हैं, और उसी रेस में एक नया कंसेप्ट आ जाता है बायो कंप्यूटिंग का, जिसके अंदर ह्यूमंस का भी यहाँ पर दिमाग जुड़ा हुआ है। और उसके अलावा हम देख पाएंगे कि कंप्यूटर जो है वो भी यहाँ पर अपने काम कर रहा है। तो नया सा कंसेप्ट है, आज तक तो ऐसा सुनाई नहीं दिया था, लेकिन अभी ये होता हुआ भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ऐसा कर लिया गया है। तो हम देख पाएंगे कि कैसे ब्रेन के जो सेल है वो काफ़ी कैपेबल है। देखिए क्यों कैपेबल है, क्योंकि ब्रेन हमारा जो है वो मेमोरी को भी स्टोर कर पाता है और जो डाटा है उसको भी साथ साथ प्रोसेस कर पाता है। तो इसके लिए ये इजी बना देता है कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग को करना भी। ऑस्ट्रेलिया का ये रिसर्चर ग्रुप था जिन्होंने इस चीज़ को, थ्योरी को करके दिखा दिया है। फिर हम देखते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। मान लीजिए सबसे पहले आपने स्टीम सेल को लिया, उनको कल्टीवेट किया, फिर उससे एक न्यूरल डिफरेंशिएशन बनाया, फिर उससे आपने ऑर्गेनाइज को बनाया, छोटे दिमाग बनाए, 3D स्ट्रक्चर किया, उसके बाद मेच्योर होने दिया उसको टाइम। जैसे कुछ ऑर्गेनाइज तो ऐसे भी देखने को मिले थे जब इनको बनाया जाता है लैब्स के अंदर, जिसने खुद ब खुद ब्रेन के अंदर ही अपनी खुद की आँखों को जन्म दे दिया था। तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। तो जब ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, उनको बनाया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ऐसा लैब में जो साइंटिस्ट है वो कर रहे हैं, जबकि इसमें इतने सारे इथिकल प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहे हैं फिलहाल के टाइम पे, यानी कि हम रिसर्च से आगे तो बढ़ रहे हैं। तो हम देख पाएंगे कि इसका फ़ायदा हो सकता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को एक तो हेल्थ केयर में कोई बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, दूसरा यहाँ पर कि ये चीज़ें क्योंकि हम किसी इंसान, जिंदा इंसान के दिमाग को यहाँ पर नहीं जोड़ रहे हैं, रेदर हम क्या कर रहे हैं, स्टीम सेल्स के थ्रू किसी दिमाग को बना रहे हैं और उसको यहाँ पर कंप्यूटिंग से जोड़ रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट से लेके और जो एक हम बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी है उसको और ज़्यादा एडवांस कर देगा। तो इसी तरीके से ये काम करेगा, रिवोल्यूशनरी है, बहुत ज़्यादा क्रांति ले आएगा ह्यूमन न्यूरोसाइंस को समझने में। इससे ह्यूमन के जो ब्रेन है, ह्यूमन की जो न्यूट्रिएंट सप्लाइज वगैरह, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगी। हालांकि जो जैसा कि ह्यूमन का ब्रेन होता है वो उसका ये रेप्लिका नहीं है, यानी कि सेम टू सेम नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है, मेथोडोलॉजी जो है वो यहाँ पर फिर
भी एक अपॉर्चुनिटी है कि ह्यूमन न्यूरोसाइंस को और ज़्यादा डिटेल के साथ में यहाँ पर समझा जा सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अलो करेगी कि क्या क्या ब्रेन के डिसऑर्डर हो जाते हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है डायमेंशिया हो जाता है लोगों को, कई बार डबल पर्सनैलिटी देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, बीमारियाँ हैं। जब उनको अच्छे से टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, कंप्यूटर उसके साथ डाटा को समझ पाएगा लग के, तो हम देख पाएंगे कि नई नई थेरापेटिक स्ट्रेटजीज आएंगी, यानी कि उसको इलाज कितने अच्छे से होना चाहिए, तो वो नई नई स्ट्रेटजीज हमें दिखाई देंगी। और इसी के लिए 3 डायमेंशनल यहाँ पर क्लस्टर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ब्रेन जो प्रोसेस कर पा रहा है उसको कंप्यूटिंग की मदद से 3D में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो 3D के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को समझ पाएंगे। और इसी को देखिए क्या किया जा रहा है, जब हमारा दिमाग होता है ना, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है। अब आपने कोई चीज़ देख ली है, राइट, अभी क्या होगा, ये मान लीजिए आपकी आई है, ठीक है, ये आपकी आई है, इसने बाहर पे इसके ऊपर कोई लाइट गई, और ये लाइट जाने के बाद जिसके ऊपर भी लाइट पड़ी हुई थी, कोई सब्जेक्ट था, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होते ही हमारी आई के अंदर जाती है, और यहाँ पर जो पिक्चर है, जो ऑब्जेक्ट है, वो उल्टी दिशा में बनता है। मान लीजिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से है, तो हमारी आई में जाके वो उल्टा हमें बनेगा और हमें दिखाई देगा इस तरीके से। तो फिर अब ये पिक्चर यहाँ पर बन चुकी है। अब माइंड को कैसे पता चले कि ये पिक्चर है, तो माइंड तक जाने से पहले बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मैसेज देते रहते हैं। यानी कि एक चैन आप देख लीजिए कि ये चैन है, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, और ऐसे जाते जाते इसको प्रोसेसिंग होती रहेगी। अब जो ये न्यूरॉन्स है, ये जब एक दूसरे को मैसेज देते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बहुत छोटे लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क एकदम से होता है, जो कि बहुत छोटे लेवल पे होता है। इसी वजह से हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, जब ये स्पार्क होता है ना एकदम से, उसी तरीके से इसको समझा जाता है। उस स्पार्क को यहाँ पर समझा जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा, वो इसको समझेगा और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसको डब्ड कर देगा कंप्यूटर। उस जो मैसेज था उसको भी ये डब करेगा अपनी खुद की लैंग्वेज में, जो कि हमें पता है 0 और 1 होता है। इसमें डब करेगा और फिर उसको रिजर्वोयर करेगा, उसको स्टोर करेगा, और इसको पूरा का पूरा नाम दिया गया है ब्रेनोवेयर। क्यों मैंने आपको ब्रेनोवेयर को इतनी डिटेल में जाकर समझाया, क्योंकि ब्रेनोवेयर ऐसे कंसेप्ट हमेशा यहाँ पर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि ब्रेनोवेयर से आप क्या समझ सकते हो। तो इसी वजह से समझिएगा कि ब्रेनों के साथ अगर कोई वायर यहाँ पर लगी हुई है और वायर से वो संकेत जा रहे हैं, फिर हम समझ पाएंगे कि ब्रेन से वायर लगी हुई है और उससे वेव्स निकल रही हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से छोटा बना के कैसे भी बस इसको ध्यान से याद रखिएगा। खैर, एग्जाम्पल यही है कि जो ब्रेनोवेयर है जिसको बनाया जा रहा है, नाम किया जाए, तो जापान के अंदर भी 240 डिफरेंट ऑडियो क्लिप इसको सिखाई गई, इसको बोली गई, सुनाई गई, और उसमें से 8 अलग अलग स्पीकर्स ने इनको बोला था। यानी कि कोई मान लीजिए इंडिया से बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है, तो 2 दिन के अंदर ही जो यहाँ पर ब्रेनोवेयर है, दिमाग है, वो इस चीज़ को सीख गया, कंप्यूटर इस चीज़ को सीख गया, और 78% एक्यूरेसी के साथ पहचानने भी लगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे जब इसको और ज़्यादा दिया जाएगा, फीड किया जाएगा डाटा को, तो ये और ज़्यादा इसमें माहिर होता चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर एक और ज़्यादा देखने को मिला है एक आर्टिकल रिलेटेड टू ब्रेन ही, तो इसलिए इसको भी यहीं पर देख लेते हैं। तो एलन मस्क बोल रहे हैं कि उन्होंने पहला न्यूरोलिंक इम्प्लांट बना दिया गया। अब न्यूरोलिंक इम्प्लांट क्या है, तो देखिए ये एक फिर से ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच में एक इंटरफेयर है। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ तक हम देख रहे थे कि एक ब्रेन था जिसको लैब में उगाया गया, बहुत छोटे साइज़ का है असली ब्रेन से, बस उसके टिश्यूज़ का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के अंदर डाला गया। यहाँ पर जो हो रहा है वो थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर ह्यूमन के ब्रेन के अंदर कंप्यूटर से बनी हुई, टिश्यू से बनी हुई यहाँ पर जो चिप होती है उसको डाला जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, पहले जो इंसान है फर्स्ट ह्यूमन इम्प्लांट हो चुका है, न्यूरोलिंक इसको नाम दिया गया है, और इसका मतलब है वो रिकवर कर रहे हैं अच्छे से। इसका मतलब है कि जो ये न्यूरॉन्स का स्पाइक होता है, मैंने आपको जो पहले समझाया कि न्यूरॉन्स क्या करते हैं, स्पाइक करते हैं, जिससे थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होती है। तो उससे क्या होता है, वो यहाँ पर सिग्नल की तरह काम करेगा इस चिप के अंदर। जो ये चिप को न्यूरोलिंक के नाम से जो ये आपको चिप दिखाई दे रही है, जो इम्प्लीमेंट की गई है, आपके दिमाग के अंदर डाल दी गई है, अब उसको
उसको एज अ सिग्नल की तरह काम करेगा। तो ये जो हमने पहले भी देखा, यहाँ पर भी स्पाइक हो रही है, वो भी सिग्नल की तरह काम कर रहे हैं। तो ये जो सिग्नल देगा, इससे अब आपका जो भी फ़ोन या कुछ भी चीज़ कनेक्टेड है उस चिप के थ्रू, वो आपके सिर्फ सोचने से ही खुल जाएगा। आप चाहते हो कि मेरा फ़ोन अभी मुझे किसी के पास फ़ोन मिला के दे, कॉल करके दे, और आपने ये चीज़ सोची है, सिर्फ बोली नहीं है, तो उस ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन है वो क्या करेगा, फ़ोन मिलाकर आपको दे देगा। तो ये एक नए तरीके का रेवोल्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये कुछ पेशेंट ग्रुप के लिए, टारगेटिंग पेशेंट ग्रुप इसमें ऐसे माने जा रहे हैं कि न्यूरो लिंक जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है कुछ ऐसे पेशेंट्स को जिनको या तो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई बीमारी, यानी कि वो बोल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, इंजरीज उनको है, जैसे कि आइमोट्रोफिक लेटरल स्केलियोसिस, तो ये सारी चीज़ दिखाई देती है। तो इसी के लिए यहाँ पर एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ताकि जो पीपल है जिनको पैरालिसिस जैसी समस्याएं हो गई है वो दोबारा से अपनी इंडिपेंडेंस को दे दें। एफडीए के अप्रूवल की बात करें कि क्या ऐसी चीज़ों को अप्रूवल मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, इसमें तो एकदम से प्राइवेसी का खतरा भी दिखाई दे रहा है। कि अब देखिए, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये चीज़ें हो गई, बिल्कुल बहुत रिवोल्यूशनरी है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो प्राइवेसी का कंसर्न उठ जाता है ना, कि अभी एआई को तो हम लोग कंट्रोल कर नहीं पा रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, सारा वर्ल्ड उसको रेगुलेट करने पे लगा हुआ है, और आप दिमाग के अंदर ही, यानी आप बिल्कुल जो थॉट्स हैं उन्हीं को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, हर थॉट को आप समझ पा रहे हैं, तो उस थॉट का कहीं यहाँ पर उस डाटा को कहीं इंक्रोच ना किया जाए और उसका मिस यूज ना किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। और इसी में इससे पहले भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट लाने की कोशिश की गई थी एलोन मस्क के द्वारा, जिसका नाम था टेलीपैथी प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट होने वाला था टेलीपैथी, ये भी इस तरीके से बनाया जा रहा है कि उसमें जो आप अपने फ़ोन और कंप्यूटर है उनको जस्ट थिंक करके, जस्ट सोच कर ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें चैलेंजेस हैं, अभी सेफ्टी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, खासकर अगर पोटेंशियल रिस्क भी हो जाता है, हो सकता है कि उस चिप की वजह से हेमोरेज हो जाए, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग कभी हो दिमाग के अंदर, या फिर सीजर्स आ जाएं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अभी पता नहीं है, क्योंकि पहले ही इंसान को हुआ है, तो शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म दोनों ही इफेक्ट्स का यहाँ पर अभी कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, नहीं पता है अभी क्या क्या हो सकता है। हाउएवर इथिकल जजमेंट्स अभी हैं, प्रॉब्लमेटिक है, पॉलिसी मेकिंग क्या होगी, इनके रिलेटेड रेगुलेशन, इनको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, क्या नियमावली बनाई जाएंगी, उन सारी चीज़ों पे सोचना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इक्वली इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है। चलिए अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, हमने द हिंदू पूरा अच्छे से कंप्लीट कर रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स, तो ये वाला आर्टिकल हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ऐसे जितने भी कॉमन आर्टिकल्स हैं उनको हम जो द हिंदू में हो चुके हैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसलिए छोटा बनेगा ये, और इसको हम लास्ट में देखेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पे, जो कि बहुत अच्छे से बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले आर्टिकल के साथ बढ़ते हैं, जो कि है कास्ट से रिलेटेड। देखिए लिखा गया है साईं दीपक के द्वारा, साईं दीपक जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, और ये लिखते हैं कि कास्ट जो है एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। इन्होंने पहले भी एक ऐसा ही आर्टिकल लिखा है कुछ टाइम पहले, और उसी से आगे से इस आर्टिकल को ये शुरू करते हैं। अब इन्होंने आर्टिकल जब ये लिखते हैं तो बताते हैं कि हम हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं कि कास्ट जो है इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो जो ये कास्ट सिस्टम है, ये एक्चुअली में इसकी बहुत निंदा भी की जाती है, और वेस्टर्न वर्ल्ड और जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो तो इंडिया को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सुनाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब हमें दो चीज़ों को यहाँ पर समझना होगा। एक तो जो ये कास्ट है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही जो बनाया गया है वो वेस्ट के द्वारा बनाया गया। जब वेस्ट से इंडिया में यहाँ पर कॉलोनाइज किया और उसके बाद बहुत सारे मिशनरीज़ को यहाँ पर भेजा, यानी कि जो दूत आए थे यहाँ पर धर्म परिवर्तन के लिए, उन मिशनरीज़ ने इस कास्ट को, जैसे वो एक लेंस पहन कर आए थे, एक चश्मा पहन कर आए थे ब्रिटेन में, जैसे उनकी सोसाइटी कहीं ना कहीं बहुत सारे भागों में बटी हुई थी, उसी तरीके से उन्होंने इंडिया को भी समझ लिया। अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि कास्ट होती ही नहीं थी, होती थी। जाति और हमारे जो हम देख पाएंगे कि वर्ण थे, ये दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। तो वर्ण सिस्टम भी था, जाति भी थी। लेकिन अब ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक तो इस कास्ट का जो सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा रिजिड बना दिया, बोलने लगे कि ये तो आप लोगों का बहुत रिजिड है, यानी कि अलग अलग कंसेप्ट देने शुरू कर दिए। हालांकि ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन इन्होंने इसको और
बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया, और जिसकी वजह से आज भी जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा हमें बड़ी लगती है, और उसको एम्पलीफाई कर दिया गया यहाँ पर उनके फ़ायदे की वजह से, क्योंकि वो क्या चाहते थे, धर्म परिवर्तन यहाँ पर ज़्यादातर करवाना चाहते थे। तो क्या ये इनके खुद के थॉट्स हैं? नहीं, इनके खुद के थॉट्स नहीं है। अब जब ये बात करते हैं तो ये बहुत सारे लिटरेचर के यहाँ पर रेफरेंस देते हैं। ये कहते हैं कि कैसे बहुत सारी हमारे जो खुद के ग्रंथ हैं, हमारी जो खुद की किताबें हैं, वो कुछ और बोल रही हैं। अगर हम वेस्टर्न यहाँ पर जो उन्होंने समझा लिखा वो कुछ और बोल रहे हैं, और इन दोनों के बीच में हमें देखने का समझ में आता है कि देखने वाला जो था, जिसका नज़रिया था, जिसने यहाँ पर देखकर जिस नज़र से लिखा, उसकी वजह से आज जो हम देख रहे हैं वो भी हमें दिखाई देता है। देखिए, हिस्ट्री जब आपको समझनी होती है ना, तो बहुत सारी अप्रोचेस से समझनी पड़ती है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हिस्ट्री एक्चुअली में जो हुआ वो तो नहीं होती है, क्योंकि आप पास्ट में जाकर नहीं देख सकते कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बहुत सारे सोर्सेज के ऊपर से आपको डिपेंड रहना पड़ता है। दूसरा, हिस्ट्री वो होती है जो हिस्टोरियन खुद में चाहता है हिस्ट्री को बताना, जो वो दिशा देना चाहता है वही दिशा हिस्ट्री को मिल सकती है। अब मान लीजिए एक सोर्स है कि आप पढ़ रहे हो यहाँ पर अकबर के बारे में, अब आप अकबर के बारे में पढ़ रहे हो या फिर अशोक के बारे में पढ़ रहे हो। अकबर इसीलिए क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा हमें यहाँ पर क्या दिख जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि अकबरनामा लिखा गया। अशोक के बारे में क्योंकि उनके लिए हमारे पास मोन्यूमेंट्स के साथ साथ यहाँ पर स्तंभ वगैरह जो है वो हमें दिख जाते हैं, पिलर दिख जाते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब दोनों ही यहाँ पर हम इसको कंपेयर करें तो देख पाएंगे अलग अलग टाइम पीरियड में यहाँ पर आए हुए हैं, और दोनों ही में क्या फ़र्क है कि एक जो है दोनों ही कहीं ना कहीं, एक यहाँ पर लिखवा रहा है खुद से, यानी कि अशोक क्या कर रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं कि ये मैसेज जाकर लिखो, और हम देख पाएंगे अकबर भी क्या कह रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं यहाँ पर अपने जो उनके लिखने वाले थे इतिहासकार, जो उस समय पे इतिहासकार ना होकर एज अ उनके कोर्ट के अंदर काम करते थे कि आप ये सारी चीज़ें लिखो, खासकर अबुल फजल इसमें आते हैं। तो अब उनके नज़रिए से हमें इतिहास का पता है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, यानी कि जो लोग कहीं एक ऐसा तबका है जो कॉमन मास है, उनका हमें नहीं पता है। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लीजिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सबसे बड़ी चीज़ है, राइट। उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हमें पता है कि हमारा समाज कैसा है, हमारे समाज के लिए कानून कैसे हैं, और हमारा समाज काम कैसे करेगा, पूरा समझ में आता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ऊपर से देखें तो संविधान के हिसाब से सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं कि ठीक है, संविधान के हिसाब से सभी को अधिकार मिले हुए, सब काम करते हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो क्या जो सभी फंडामेंटल राइट्स है उनको पूरा किया जाता है? क्या यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो रिजर्वेशन दी गई है यहाँ पर 33% की वुमेन्स को पंचायत के अंदर, क्या वो सच में सिर्फ वुमेन ही वहाँ पर काम करती है? रेदर उनके हिसाब से तो नहीं है कि पंचायत यहाँ पर औरतें बनती हैं, सरपंच यहाँ पर औरतें बनती है, लेकिन असली में जो राज है वो उनके हस्बैंड करते। क्या ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं? तो बिल्कुल दिखाई देती है। ऐसा ही यहाँ पर ऑथर भी बोल रहे हैं कि जाति वगैरह सब कुछ था, लेकिन जब आप हिस्ट्री को समझ रहे हो तो आप बहुत सारी यहाँ पर नज़रियों से समझ रहे हो। कभी आप अप्रोच को देख रहे हो नेशनलिस्ट व्यू से, कभी आप पढ़ रहे हो यहाँ पर कम्युनलिस्ट व्यू से, कभी आप हिस्ट्री को देख रहे हो मार्क्सिस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं, कभी आप देख रहे हो कि हम देख पाएंगे यहाँ पर कि ब्रिटिशनर यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, या ब्रिटिश के जो लोग हैं या फिर एंग्लो जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या किस तरीके से देख रहे हैं। तो हमारी जो हिस्ट्री हमने बहुत टाइम तक एंग्लो वर्जन से देखी है, कॉलोनियल अप्रोच से पढ़ा है कि कॉलोनियल जो लोग थे, क्योंकि उन्हीं का हमारे पास डाटा थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं। उसके अलावा हम देख पाएंगे यहाँ पर कि उनकी डायरीज वगैरह हमें मिली है, न्यूज़पेपर मिले हैं। इन्हीं चीज़ों से हमने कुछ इतिहास का जो समय है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, उसको दोबारा से जोड़ने की कोशिश यहाँ पर की थी। अब इतना सब समझ में आता है। फिर जे शायद दीपक ये भी बताते हैं कि कैसे यहाँ पर पहली बार ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने सेंसस के अंदर, यानी कि वो जो जनगणना करवाते थे उसके अंदर यहाँ पर कास्ट को इंक्लूड किया। और क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि वो अपना फ़ायदा देख रहे थे। अब उन्होंने अलग अलग कास्ट बनाए, अलग अलग कास्ट को उन्होंने इंक्लूड कर दिया उसके अंदर, उसकी जनगणना बनाई, उसी के आधार पर वो काम करवाते थे। फिर हम संथाल्स ग्रुप को देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग थे जिनको ये लोग भी एज अ बिल्कुल डिफरेंट ट्रीट करते थे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल दिखाई देती हैं हमें। और इसी वजह से जो कॉलोनियल डिस्टॉर्शन है मिशनरीज़ के द्वारा जो किया गया है, हायरार्किकल सोशल सिस्टम को बहुत रिजिड बना दिया है। कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ऐसे जो लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही काम करता था। जो लिखा होता है और जो रियल होता है वो बिल्कुल
मतलब हो सकता है कि वो सेम सेम हो, लेकिन रिजिड नहीं हो सकता है कि 100% वैसा नहीं हो सकता है, राइट। तो अभी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है, आज के टाइम पे भी जो चीज़ 100% सेम नहीं है तो वो आज से 400 साल पहले कैसे 100% सेम हो सकती हैं। तो यही सारे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देते हुए, और दीपक और भी आर्ग्यूमेंट देते हैं यहाँ पर, जैसे कि जो डिसर्शन किया गया कॉलोनियल पावर को, वो हमारे कल्चरल और पॉलिटिकल इंटरवेंशंस को कहीं ना कहीं डिसोर्ट कर देता है, और उसके अंदर वो चाहते थे कि एक जस्टिफिकेशन बना सके वो जो भी काम कर रहे हैं अपना हिंदू सोसाइटीज़ में इंटरवेंशन करने के लिए, चाहे वो रिलीजियन रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चरल रिलेटेड हो। अब ऐसा वो क्यों चाहते थे, देखिए थोड़ा गहराई में हम चलते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे, वो कॉलोनियल जो थे, वो यहाँ पर आते हैं एज अ कंपनी की तरह काम करने के लिए, और उस समय से लेके हम आज तक भी देख पाते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मुनाक था, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, वो थोड़े से डेमोक्रेसी की तरफ यहाँ पर बढ़ने लग चुके थे, और वहाँ की मेच्योरिटी थोड़ी इस हिसाब से ज़्यादा थी। फिर जब 1857 के बाद में यहाँ पर जो क्राउन रूल आ जाता है, यानी कि अब कंपनी का रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब क्या है, डायरेक्ट जो रूल करेगा वो क्राउन करेगा। अब उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, इंडिया का संभालना भी है, बहुत सारी पॉलिसीज़ भी लेकर आनी है, लेकिन अगर वो उसका रीज़न नहीं देंगे, कारण नहीं देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है उसी के अंदर यहाँ पर क्या दिखाई देने लगेगा, इनकी तरफ से सपोर्ट कम होने लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है, ये एक रीज़न है, एक कारण है। हो सकता है कि पर्सनली उनको हिंदू लोग पसंद ना हो, बहुत सारे ऐसे कारणों की वजह से हमें दिखाई देता है कि जो कास्ट सिस्टम है, जिसको हमेशा यहाँ पर माना गया है कि इंडिया की बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, या फिर हिंदूज़ का सबसे बुरा जो एक चीज़ है जो आज तक भी ख़त्म नहीं हो पाई है, वो यहाँ पर दिखाई देती है। तो उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है, ज़्यादा बढ़ाया गया है वेस्ट की खुद की तरफ से, और इंडिया की जो कल्चरल रियलिटीज़ हैं उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बजाय यहाँ पर ज़्यादा बिगाड़ा गया है। ये हमें इतना समझ में आता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है मैराथन नॉट स्प्रिंट। देखिए इंटरिम बजट की बात कर रहा है कि कैसे अब जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन होने वाला है इंडिया का 2022-23 का डाटा अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके आधार पे इंडिया जो है वो लगभग ग्रोथ कर रही है 7.3% के हिसाब से 2024 में। और इसी वजह से अभी समय आ गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है, जीएस पेपर 3 में ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसको मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल पे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ताकि ये जो ग्रोथ है इसको और ज़्यादा सस्टेन्ड करके रखा जा सके और ज़्यादा बढ़ाया भी जा सके। हालांकि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव साइन है, लेकिन अब जो इंटरिम बजट आएगा उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले तो फिस्कल पॉलिसी और फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या है। इंडिया की जो फिस्कल पॉलिसीज़ है वो अभी काफ़ी इफेक्टिव तरीके से चल रही है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, एक साल के लिए जो बजट आता है उसमें जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसको हम फिस्कल पॉलिसीज़ यहाँ पर बोलेंगे, और जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, तो वो काफ़ी ठीक तरीके से अकॉर्डिंग टू ऑथर काम करी है। खासकर पेंडेमिक के बाद से अगर हम देखें कि इंडिया जो है काफ़ी अच्छे तरीके से पेंडेमिक से अपनी ग्रोथ को लेकर, अपनी आप को लेकर बाहर निकल गया है, और जो वेलफेयर फोकस्ड ग्रोथ की जा रही है, ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया जा रहा है, बहुत सारा पैसा जो है वो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर वेलफेयर में लगाया जा रहा है, राशन बांटा जा रहा है लोगों को, चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, उसकी कैपेसिटी में, साथ साथ एक वेलफेयर स्टेट होने के साथ साथ काम कर रही हैं। तो ये जो बजटरी है, अब जो बजट आने वाला है जो कि आज ही इंट्रोड्यूस होगा, 1 फरवरी आज है, तो आज हमारा जो इंटरिम बजट है वो आज आएगा। तो उसमें भी ये बताया है कि अभी जो हमारा फिस्कल डेफिशिएट है उसको कम करना चाहिए 45% तक। 2025-26 तक फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है, देखिए फिस्कल डेफिशिएट का मतलब होता है यहाँ पर कि आपने कितना पूरे के पूरे साल में पैसे कमाए, उसमें से कितना आपने खर्च किया, और कितना आपको स्कीम्स वगैरह में अब पैसे कम पड़ गए। आपको खर्च जितने कमाए थे उतने तो खर्च हो गया, अब आपको और पैसा चाहिए, और इसके लिए आपने क्या किया, बाहर जाके IMF, वर्ल्ड बैंक या नेशनल डेवलपमेंट, इन सभी से कर्ज ले लिया, लोन ले लिया, कर्जा ले लिया। अब ये जो लोन है ये क्या दिखा रहा है, कमी है कि हमें जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा हमारे पास नहीं है, हमें लेना पड़ा, तो हमारा फिस्कल जो है वो क्या है, डेफिशिएट है, कम है। तो ये डेफिशिएट के हिसाब से लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि ऐसा माना जाता है कि 3% ऑफ GDP से कभी भी आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये इंडिया का ज़्यादा हो चुका है। तो इसी को कम करने के लिए कि 45% जो है उसको यहाँ पर कम करना होगा 2025-26 तक, ऐसे कुछ टारगेट्स बनाए जाने चाहिए। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी महंगाई देखने को मिल रही है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन लगातार एक कंसर्न है फिलहाल, लगातार 1-1.5 साल से। तो एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, हम देख पाएंगे, लेकिन रूरल इकोनॉमी को कंबाइंड देखें और हाई फूड इन्फ्लेशन को देखें तो ये चैलेंजेस की तरह फिर भी दिखाई देते हैं, खासकर इलेक्शन के ईयर की जब बात हो रही है। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए यहाँ पर अगर कर्व करना है तो हम देख पाएंगे कि सप्लाई साइड मेजर्स लेने पड़ेंगे, यानी कि क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसी वजह से महंगाई है। तो सप्लाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे मेजर किया जा सकता है, ताकि ये जो बार बार समस्याएं आती है, कभी टमाटर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कभी प्याज के टमाटर प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी मौसम का, वेदर का उसके पीछे रीज़न होता है, कभी आप उन स्टॉक्स को कंबाइन नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जो कि हर साल होती हैं, उनके ऊपर सप्लाई साइड करके पॉलिसी बनाओ, उसको पहले ही मेजर कर लो, पहले ही उसका समाधान कर लो, राइट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। थर्ड, हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और बातें की गई हैं, जैसे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, इन्वेस्टमेंट साइकिल को लेके कि कैसे यहाँ पर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, बैलेंस टैक्स पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसको बढ़ा सके। यानी कि लोगों के पास आप स्ट्रेटजीज दीजिए कि वो क्या करें, उनको जो उनका जो पैसा है, वो जो एग्जिस्टिंग एसेट्स वगैरह हैं या टैक्स से जो पॉलिसीज़ आती हैं, उन सभी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट के अंदर ला के उससे फिर से यहाँ पर मनी जो है उसका जनरेशन किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें करने की यहाँ पर इम्पोर्टेंस है और इसीलिए ये हमें बताया भी गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि हम आ गए हैं एक्सप्लेन्ड पेज पे। बात कर रहा है आरबीआई एक्शन अगेन पेटीएम पेमेंट बैंक्स प्रोबेबली कॉज इफेक्ट्स क्या क्या हैं। देखिए, आरबीआई ने एक एक्शन लिया है पेटीएम बैंक्स में। क्या बोला है कि पेटीएम के जो यहाँ पर हमारे पास एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक होता है, वो अब एक मार्च के बाद से यहाँ पर काम नहीं करेगा। जो भी वो सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो वॉलेट की सर्विसेज देता है, चाहे वो यहाँ पर पैसे को इधर से उधर कर पाता है, चाहे वो कोई भी सर्विसेज दे रहा है, अब वो उन सर्विसेज को नहीं दे पाएगा। तो ये आरबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। पेटीएम इसकी तरफ इसके ऊपर कुछ नहीं बोलता, आरबीआई से पूछा जाता है जो नोटिफिकेशन के अंदर, तो हमें पता चलता है कि उसमें आरबीआई का बोलना था कि क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नॉन कंप्लायंस किया है, यानी कि जो पूरा का पूरा एक तरीके से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, इश्यूज जो थे वो यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखाए गए हैं। मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो आरबीआई को जो जो इन्फॉर्मेशन इन्हें टाइमली प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो नहीं की है। फिर हम देखते हैं कि एक टाइम पे पेटीएम एक ऐसा ऐप होता था जो इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल फेस था, क्योंकि पेटीएम में यहाँ पर 100 मिलियन, हम देख पाएंगे 10 करोड़ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो पेटीएम के केवाईसी है, नो यूअर कस्टमर, बिल्कुल आईडी के साथ में एज अ मेंबर बने हुए हैं। और इसके अलावा पेटीएम लार्जेस्ट इश्यूअर है जिसने आज तक 8 मिलियन 80 लाख यहाँ पर फास्ट टैग्स को भी किया है आपका इशू। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी क्या ऐसी समस्याएं आ रही है कि हमें देखने को मिल रहा है कि पेटीएम की सर्विसेज को बंद किया जा रहा है इंडिया में। एक और कंसर्न भी माना जा रहा है, हालांकि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से नहीं बताया गया, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो शेयर है पेटीएम में, उसकी जो पेरेंट कंपनी है 197, उसके अंदर भी ज़्यादा लिंक जो है वो चाइना के साथ है। यानी कि चाइना का जो अलीबाबा ग्रुप नाम की एक कंपनी है, उसके भी शेयर यहाँ पर पेटीएम में हम लगभग 10% तक देख पाएंगे। नॉट पेटीएम उसकी जो पेरेंट कंपनी है यहाँ पर 197 के नाम से। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट डाल रही हैं कि अब जो इंडिया के और चाइना के रिश्ते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। फिर आरबीआई को लगता है कि यहाँ पर डाटा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, केवाईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि कहीं ये जो डाटा है वो ब्रीच ना हो जाए, चला ना जाए चाइना जैसे इंस्टीट्यूशंस के पास में। तो ये सारी समस्याएं हमें समझ में आती है। फिर मार्च 15 तक का टाइम दिया गया है कि जो लोग हैं जिनका भी कोई भी फाइनेंशियल या फास्ट टैग है उसमें पैसे चले गए हैं, उनके वो काम करते रहेंगे जब तक बैलेंस ख़त्म नहीं हो जाता। और वो लोग अगर उनका कोई वॉलेट वगैरह में पैसे तो उसको वापस निकाल कर अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और इसको सर्विसेज को बंद कर सकते हैं। और इसी वजह से इसको पूरे 1 महीने का यहाँ पर टाइम पीरियड मिला है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि व्यास जी का तहखाना इनसाइड ज्ञान वापी कॉम्प्लेक्स, व्हाट कोर्ट अलाउड।
पूजा। देखिए ये फ़ोटो को आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम देख पाएंगे ज्ञानव्यापी मॉस्क को और यहाँ पर हम देख पाएंगे काशी विश्वनाथ के टेम्पल को। तो ये जो यहाँ पर आपको दो मंदिर और मॉस्क दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसी के बीच में एक तहखाना है। इस मॉस्क के इस पार्ट के अंदर हम देख पाएंगे, जो कि मॉस्क के अंदर ज़्यादा दिखाई देता है। इस तहखाने के अंदर बहुत सारे आइडल्स हैं, यानी कि मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती थी हम देख पाएंगे 1993 के दिसंबर तक। लेकिन 1993 के दिसंबर में इनको पूजा करने से रोक दिया जाता है और इसी के बाद में यहाँ के जो उस समय के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी अपनी भूमिका निभाते हैं और वो कहते हैं अयोध्या के अंदर जब ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो पूजा की जाती है वो नहीं की जाएगी। उसके बाद से हम देखते हैं कि अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो एक टेम्पल के प्रिस्ट थे वो इस मुकदमे को डालते हैं, कहते हैं इसको खुलवाया जाए, हमें परमिशन दी जाए पूजा करने की, क्योंकि लगातार यहाँ पर 200 सालों से भी ज़्यादा ये लोग उस जगह पर पूजा करते रहते थे। तो इसी के ऊपर अब जब इसको सर्वे करवाया गया कि ये बात क्या सच भी है या नहीं है, तो 2022 में ये सर्वे होता है और वहाँ पर सच में कुछ आइडल्स जो है उनको दिखाई देते हैं। शिव जी के भी आइडल्स हैं, हनुमान के आइडल्स वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई हैं। इसके अलावा ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर शिवलिंग का जो बातें की गई थी वो भी वहाँ पर दिखाई देता है। ASI इस सर्वे को करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये सब होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है कि ठीक है, जो यहाँ पर बोला जा रहा है, व्यास जी का जो तहखाना यहाँ पर बोला गया रहा है ज्ञानव्यापी के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हमें दिखाई देता है, तो उसके अंदर बिल्कुल जो अब ये हिंदू लोग हैं वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो प्रीस्ट हैं वो लोग यहाँ पर जाकर अपनी जो पूजा है उसको कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर केस था। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स की तरफ, और बल्कि आज के जो दो लास्ट आर्टिकल उनकी तरफ पहुँच चुके हैं। पहला यहाँ पर है वाई ब्लड फ्लू डेथ्स ऑफ अंटार्कटिका पेंगुइन्स इज अ फ्लैशिंग डेंजर साइन। देखिए क्या बातें की जा रही है कि अंटार्कटिका के अंदर एक बर्ड से रिलेटेड एक फ्लू फैल गया है, उसका नाम है वायरस की वजह से वो फैला है, जिसको बोला जाता है यहाँ पर H5N1। और ये जो वायरस है ये पहली बार ऐसा है कि डेडली वायरस है, यानी कि लीथल वायरस है जो यहाँ पर फैला है। और 2 से ज़्यादा यहाँ पर जो एक आइलैंड हम देख पाएंगे, सी लायन आइलैंड, उनके ऊपर इसको देखा गया और उस आइलैंड के ऊपर 2 से ज़्यादा पेंगुइन की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है। अब ये माना जा रहा है कि वायरस पहली बार इतना डेडली यहाँ पर फैला है और इसी वजह से जो पेंगुइन है उनके अंदर पहले इम्यूनिटी है नहीं, क्योंकि ऐसे कभी वायरस दिखाई नहीं दिए, वायरस नहीं बने तो बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यूनाइजेशन है, वो नहीं हुआ। अब ये नहीं हुआ तो इससे ज़्यादा खतरा है इनको, इनकी मौत होने का ज़्यादा खतरा हो जाता है। और क्योंकि ये वायरस जो है वो फैल रहा है अदर मैमल्स के अंदर भी हम देख पाएंगे, तो और भी जो स्पीशीज़ यहाँ पर हैं उनके अंदर भी ये वायरस जो है वो फैल सकता है, जैसे कि हाथी के अंदर, या फिर हम देख पाएंगे सी लायन बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर, तो इन सब के अंदर ये फैल सकता है। तो इसी वजह से ये एक अभी फ़िलहाल चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट टू वॉच इन बजट। यूनियन बजट जो है गवर्नमेंट की तरफ से अब इंटरिम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। आज इंटरिम बजट होता क्या है? इंटरिम बजट होता है यहाँ पर एक ऐसा बजट जो कि इलेक्शन के साल में प्रस्तुत किया जाता है। इलेक्शन के ईयर में, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है अप्रैल तक का, तो पूरे साल का पता नहीं है नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या आएगी, तो वो क्या यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि अपना इलेक्शन के बाद बजट बनाना चाहेगी, क्या पॉलिसीज़ चलाना चाहेगी, क्या नहीं चलाना चाहेगी। तो इसी वजह से जो फुल रिवाइज्ड होता है वो दोबारा जुलाई के अंदर हमें दिखाई देगा। लेकिन अभी के लिए ताकि जो सरकार है उनका काम ना रुके, इसी वजह से इंटरिम बजट को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है और उसी की कुछ बातों पर यहाँ पर कामें की गई हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स को समझाया गया, जैसे कि नॉमिनल इंक्रीज़ और रियल इंक्रीज़ के अंदर GDP में क्या फ़र्क होता है। नॉमिनल में अगर हम बात करें तो नॉमिनल इंक्रीज़ का मतलब होता है कि आपने परसेंटेज के हिसाब से कितना किस चीज़ को बढ़ा दिया। मान लीजिए आपकी सैलरी थी 30,000 रुपये, अब 30,000 रुपये से आपकी सैलरी जो है वो बढ़कर हो गई है 35,000 रुपये। लिए ये होता है नॉमिनल इंक्रीज़, के नाम से हमें दिखाई दे रहा है बढ़ा है, यस। अब हम इन्फ्लेशन पे जाते हैं। जब आपकी सैलरी 30,000 रुपये थी, जब इन्फ्लेशन सिर्फ 2% था, यानी कि कोई भी चीज़ जो थी महंगाई के दर में कोई भी चीज़ थी
वो हम देखते हैं 100 रुपये की आती थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है 35,000 होने पे वो 8% तक पहुँच गया, 6% तक पहुँच गया। तो अब हम देख पाएंगे कि ये जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 106 रुपये की आनी शुरू हो गई है। अब ये 106 रुपये की जो चीज़ आती है वो महंगी हो गई है। तो क्या आपकी जितनी यहाँ पर सैलरी बढ़ी है, क्या उतनी ही रियल सैलरी भी बढ़ी है? क्या आप महंगाई के हिसाब से उतनी चीज़ों को फिर से खरीद पा रहे हैं? तो ये एक बास्केट होती है कि पहले आप 100 रुपये में 4 चीज़ें खरीद पाते थे, लेकिन अब आपकी सैलरी बढ़ने के बाद भी, अब आपकी सैलरी 110 रुपये है, लेकिन 110 रुपये होने के बाद भी आप सिर्फ 3 ही चीज़ें खरीद पा रहे हो, सेम चीज़ें कुछ साल के डिपेंड में। तो ये होता है रियल फ़र्क कि आपको जो जीडीपी है और जो रियल यहाँ पर हम देखते हैं इंक्रीज़ जो है लोगों का, वो रियल होना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि मनी आती कैसे जाती कैसे है। तो मनी का रियल बात यही है कि बजट में क्या काम होता है। देखिए, एक इकोनॉमिक सर्वे होता है, दूसरा यहाँ पर होता है बजट। इकोनॉमिक सर्वे हम देखते हैं एक दिन पहले यहाँ पर आ जाता है बजट के, और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पूरे साल की स्टेटमेंट है कि क्या हुआ, ठीक है, रियली में क्या हुआ, कितना पैसा कहाँ गया, कैसे गया, तो पूरे साल का। और बजट क्या होता है कि आगे आने वाले में क्या होने वाला है। अब बजट जो है उसके अंदर एक एक पैसा, एक एक रुपया जो आया है सरकार के पास, वो कहाँ लगेगा उसको बताया जाता है, और कितना आता है उसको बताया जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे में यही है कि एक एक रुपये को कहाँ पे खर्च किया गया। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर वोट्स होती है, आर्ग्यूमेंट होती हैं, और जो अपोजिशन है वो आर्ग्यू कर सकती है कि आपने इतने पैसे बोले थे, आपने लगाए तो कहाँ लगाए, क्या वो सच में हुआ है, क्या वो काम नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। कुछ और वर्ड्स को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट को हम ऑलरेडी पहले भी पीछे समझ चुके हैं, तो आगे नेक्स्ट हम चढ़ते हैं रेवेन्यू डेफिशिएंट की तरफ। देखिए, रेवेन्यू डेफिशिएट का मतलब होता है कि एक दिन में आपने 1 रुपया कमाया और एक दिन में आपने खर्च 2 रुपये कर दिए। तो ये जो बीच का यहाँ पर डेफिशिएट है डेली बेसिस के हिसाब से, उसको रेवेन्यू डेफिशिएंट बोलेंगे कि कमाया आपने कम लेकिन खर्च ज़्यादा कर दिया, और बहुत छोटे समय के। और फिस्कल कब हो जाएगा? जब ये 1 साल से ज़्यादा का हो जाएगा। और यहीं पे आज का जो हमारे आर्टिकल्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं, साथ में दोनों न्यूज़पेपर ख़त्म हो गए हैं। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पर बना हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, और भी ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और